अभी रिसेंटली आप कहाँ घूम के आए हो? अभी रिसेंटली मेरा 5 कंट्री टूर था। इंडिया से हम नेपाल गए, फिर भूटान, वियतनाम और थाईलैंड। ऐसे चले जाओ जहाँ पे नक्सली है, गरीबी है, वहां पे कोई पानी भी ना पूछे, बल्कि आपने साइकिल का रेट भी बता दिया ना, तो आप तो जाओ बाद में, पहले साइकिल गए कि हम ऐसी जगह भी गए हैं। तो उधर अदरवाइज आप नॉर्मल ट्रिप में कितना खर्चा हो जाता होगा? एट द एंड पैसे सब जगह हैं, आप ट्रैवल कर रहे हो, पैसा तो लगेगा ही लगेगा। बिल्कुल लगेगा। सोचते हैं भाई क्यों किसी की वीडियो देखते आ रही है, घर से निकल लिया सामान लेके, मजे आ रहे हैं, मेरे को भी ऐसे करना चाहिए, लेकिन बात सारे पैसे की आती है भाई। खर्चा मतलब पर डे के हिसाब से कितना खर्चा हो जाता है? एक होटल में तो मैंने पैसे दिए, श्रीलंकन होटल था, ये लुम्बिनी में ना, लुम्बिनी नेपाल में। अच्छा। अगले दिन उन्होंने पैसे वापस दे दिए, बोले मेरी तरफ से गिफ्ट। अच्छा। तो मैंने रिसेंटली एक मरीन डीएक्स, मरीन कंपनी, अमेरिकन ब्रांड है, DX1 ब्रांड है, वो 84,000 के अराउंड, 84,000 जो अभी रिसेंट टूर में मैंने मतलब लमसम पौने लाख रुपए की है। उसमें जो गद्दी है वही 15,000 की। 21 किलोमीटर रन हुई। फिर मैं गया स्टेडियम में, तो उधर कोच थे, उन्होंने मना किया। फिर जिद पे 42 किलोमीटर करी। अच्छा। फिर गया स्टेडियम में, फिर मना किया। फिर 12 घंटे करी। फिर गया, फिर मना की, तो फिर 24 घंटे करी। सेम विंडो पे भी कंप्लेन की, बहुत सारी चीजें हुई उस दौरान, बट उस टाइम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में एक नई वीडियो में एक नए शख्स के साथ। आज हमारे साथ हैं महेश भाई। तो भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका। महेश भाई का मैं आपको एक छोटा सा ब्रीफ दे देता हूँ। ये अकेले वो बंदे हैं जिन्होंने साइकिल से पूरा इंडिया कवर कर दिया। इंडिया तो छोड़ो, ये इंडिया से बाहर निकल गए साइकिल लेके। आप समझ रहे हो? आपने ट्रैवल करते हुए देखा होगा लोगों को, पैदल जा रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं, ट्रेन से जा रहे हैं, फ्लाइट से जा रहे हैं। ये भाई साइकिल से चले गए। अब साइकिल से हम ज़्यादा से ज़्यादा कितना चले जाएंगे? मॉर्निंग में, इवनिंग में, मार्केट तक हो आए। ये भाई देश पार कर गए। तो भाई इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? इसकी शुरुआत तो मजाक मजाक में हम एक गाना बना रहे थे। मतलब इस लाइन से कोई लेना देना था ही नहीं। अच्छा। बचपन से नहीं था। हालांकि बचपन में एक्टिविटी की है, मैंने बहुत सारे गेम्स खेले हैं। ठीक है। क्रिकेट भी खेल लिया, मतलब जो भी गेम आया ना वो सीखा है। वॉलीबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, जो टाइप लेकिन ये तो लाइन ही अलग हो गई ना बिल्कुल। ये क्या था, हम एक गाना बना रहे थे, तो उसमें क्या था, एक हमारा ऑडियो हो गया था, वीडियो बचा था। और उसमें हमने रखा था, जैसे स्टार्टिंग में कुछ लोग आए कि जैसे हम आपको रोल दे देंगे, मतलब कंट्रीब्यूट करके ही हम बना रहे थे। क्योंकि देखो कॉलेज में आपको पता ही है सबका क्या हाल होता है सबका। तो ऑडियो तो बन गया। वीडियो के टाइम में वो आधे लोग जो बोलने वाले थे वो भाग गए। तो उस टाइम बड़ी नेगेटिविटी आई, क्योंकि आपने कोई चीज़ बोली, डिले हुई और आप नहीं कर पाए। तो फिर क्या था, मैंने जिम स्टार्ट की। मैं बोला नेगेटिविटी वेस्ट नहीं करूँगा। तो CRPF जिम हुआ करती पहले यहाँ पे सेक्टर 4 में, अब तो बंद हो गई। तो उसमें मैं गया वर्कआउट करने। तो मुझे 2-3 महीने हुए थे, लेकिन जो मेरा वर्कआउट था वो नेचुरल था। और उसमें मैं जैसे सर्किट ट्रेनिंग के टाइप में, मतलब बर्फी, जंपिंग जैक्स, तो बहुत जबरदस्त कार्डियो होता था। मतलब 3 महीने में ऐसा, मतलब रोज ऐसा होता था कि 2 बार। मतलब ये जुम्बा टाइप की एक्सरसाइज थी? ना, सर्किट ट्रेनिंग होती है जैसे, मतलब आपके एंडोरेंस की फॉर्म में, जिसमें स्ट्रेंथ भी बिल्ड हो रही है, स्टैमिना भी। जैसे जंपिंग जैक्स हो गए, एक आपने बर्फी लगा ली, फिर आपने हाई नी कर ली, आपने पेट की 1-2 एक्सरसाइज कर ली, प्लैंक कर लिया। तो ऐसे करके 5-5 एक्सरसाइज करके इसके 4-4 सेट हम करता हूँ। जिम का अलग था और जो ट्रेडमिल पे दौड़ रहे हैं वो अलग था। तो 3 महीने में इतना जबरदस्त वर्कआउट था कि पसीना पसीना रोज ही, बिना प्रोटीन पाउडर पिए। तो रिवाड़ी में पहली मैराथन हुई थी 2018 में 1 अप्रैल को। बिल्कुल हुई। तो उस टाइम उन्होंने क्या करा, जितनी भी जिम थी उनमें सब में स्लिप्स डोनेट की। क्योंकि वो जो जिम जिनकी जगह पे थे वो खुद एक उन टीम R4 टीम के मेंबर थे, जित्तू भाई। तो स्पॉन्सर, एज ए स्पॉन्सर। हाँ, तो उन्होंने हर जिम में डिस्ट्रीब्यूट की। उनके घर के अंदर किराए पे जिम है, तो उसमें भी भाई रजिस्ट्रेशन हो। तो ट्रेनर ने सबसे करा, मेरे पास आए, कितनी कर लेगा। मैं उससे पहले कभी दौड़ा नहीं। अच्छा। कॉलेज में दौड़ रहा था 400 मीटर में भी, और सबसे आखिरी था। तो 200 मीटर के बाद ही छोड़ दिया। भाई क्या करेंगे, जब आखिरी है तो क्या करना, पूरी करके। तो उन्होंने बस मजाक में एक बात बोली, जो ट्रेनर थे विजय भाई, बाबू भाई आप जानते भी होंगे, कि आप 21 किलोमीटर करो, आपका गाना स्पॉन्सर हम करवा दें। अच्छा। और 10-12 दिन बचे थे। और उससे पहले रनिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं। तो बोले चलो करते हैं कोशिश। तो उस टाइम फिर मैंने, जित्तू भाई तो उनके पास एक पुरानी साइकिल रखी थी रेसिंग वाली। मैं बोला अकेला रनिंग करूंगा होगा नहीं, तो जिम भी चले, एरोबिक्स भी हो, थोड़ा बहुत रनिंग साइकिलिंग मिक्स करके ना, ताकि वो हम 2-2.5 घंटे अपनी बॉडी को घसीट पाए। बिल्कुल। साइकिल ली, पहले दिन में पहुंच गया नारनौल, सुबह जैसे दोपहर में गए और अगले दिन दोपहर तक वापस। पहले दिन ही 150 किलोमीटर। अच्छा। और उस टाइम साइकिल, मतलब पहले दिन 150 किलोमीटर कम नहीं होता है।
और कोई नॉलेज नहीं, कहीं पंचर हो गई तो क्या करूँ, स्लीपर चप्पल में पहन के चला के आ गया। मतलब ये लगा लो चाव चाव में लगा दियो तो। वो देखो कई बार क्या होता है, मैंने एक चीज देखी, अगर कोई डेस्टिनी होती है ना हमारी, तो वो कहीं ना कहीं गोल घुमा के हम अपने आप लेके चले बिल्कुल जाते लेके हैं। जाती दूसरी चीजों में हम जबरदस्ती लग रहे थे, उसमें नहीं हो रहा था, इसमें कुछ नहीं करा, मजाक मजाक में हो गया। हाँ। तो वो 21 किलोमीटर रन हुई, फिर मैं गया स्टेडियम में, तो उधर कोच थे, उन्होंने मना किया। फिर जिद पे 42 किलोमीटर करी, अच्छा। फिर गया स्टेडियम में, फिर मना किया, फिर 12 घंटे करी, फिर गया, फिर मना की, तो फिर 24 घंटे करी। सेम विंडो पे भी कंप्लेन की, बहुत सारी चीजें हुई उस दौरान। बट उस टाइम फिर समझ आया कि हमारा जो एरिया है यहाँ पे गेम क्यों बिल्ड नहीं हो पा रहा, कहीं करप्शन है, कहीं कास्टिज्म है। तो फिर माइंड में था कि कुछ ऐसा करके जाना है कि ताकि हम जो आने वाली जो जनरेशन है, या जो एक्चुअल में विलिंग एथलीट है, जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए मैं कुछ कर पाऊँ। बिल्कुल। फिर मजाक मजाक में साइकिल आई, उठाई। तो सीधा पहला टूर ही मैंने 6000, जैसे पहले तो मैं गया, एक छोटा टूर किया मैंने रेवाड़ी से सिरसा। कितना किलोमीटर का पड़ जाता है? ये पड़ता है आपका 270-300 किलोमीटर वन साइड पड़ता है। वन साइड। तो जाना आना, तो मतलब साइकिल और जो 4 व्हीलर होते हैं उनके लिए सेम पड़ जाता है, अलग अलग है? क्यों कई बार हम बीच में शॉर्टकट मार देते हैं, यार मेरे को वहां पहुंचना तो है ही ना। एक्चुअली क्या था, हमारे पास जो साइकिल थी वो रेसिंग साइकिल थी उस टाइम। तो रेसिंग के आप देखोगे ना, बहुत पतले टायर होते हैं। तो अगर हम उसको कच्चे रोड पे ले जाएंगे तो क्योंकि पंचर होना या बहुत सारी चीजें बढ़ जाती है, स्वाभाविक। तो इसलिए हम जो मेन हाईवे होता है ना, हाईवे टू हाईवे ही चलते हैं। तो जो डिस्टेंस होगा ना वो कम नहीं होगा, जो आप बाइक से जा रहे हो, कार से जा रहे हो, तो सेम रहेगा। अच्छा, गए साइकिल से तो आए भी साइकिल पे ही? हाँ, बट उस टाइम बड़ा वो हुआ, बीच में से 1-2 बार गड़बड़ लगा, नहीं चल रही है, तो कोई ट्रैक्टर ट्रॉली जा रही है, उसको पकड़ लिया। तो ना उस टाइम आपको ऐसा लगा भाई कि यार अब हाँ भर तो दी थोड़ा सा चलने के बाद कि यार ना हो रही है, अब क्या करूं? उस पहले टूर में भी हुआ, क्योंकि रीजन क्या था ना, बॉडी हैबिचुअल नहीं थी। भाई एक दिन चलाना और एक आप 2-3 दिन तक, 4 दिन तक कंटिन्यू चला रहे हो, तो उसमें जहां गड़बड़ लगे वहां पे क्या है, खेती बहुत है, ट्रैक्टर जा रहा है पीछे तो पकड़ लिया, बोला 5-10-20 किलोमीटर ऐसे करके निकाल ली। लेकिन जब वो टूर हुआ ना, कैसे ना कैसे पूरी कर दी। टूर हुआ तो फिर समझ आया कि हमारी कमी क्या थी। उससे पहले हम केवल वर्कआउट कर रहे थे जिम के बेसिस पे, थोड़ा बहुत कार्डियो होता था। फिर हमने एंडोरेंस की फॉर्म में वर्कआउट स्टार्ट किया कि मतलब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करनी है, कार्डियो भी कर, स्ट्रेंथ भी, स्टेमिना। साइकिल के लिए अलग से वर्कआउट होता है सारा? देखो हर इवेंट के अलग है। अब मान लो मैं रेसिंग में जाऊं तो उसका अलग है, अब मुझे टूरिंग पे जाना है तो आप ये देखिए, लेग तो है ऑटोमेटिकली बिल्ड होते रहते हैं, आप पैडलिंग कर, लेकिन अगर मजबूत नहीं होंगे तो आप चला नहीं पाओगे। बिल्कुल सही बात है। और हम केवल साइकिलिंग नहीं कर रहे, हम उसमें 30-40 केजी सामान, मतलब जो टूरिंग का रहता है, टेंट, स्लीपिंग, काफी वेट बढ़ जाता है। तो उसको लेके चलना, प्लस जब आप चल रहे हो, रोड उबड़ खाबड़ आ रहा है तो जर्क पड़ रहा है, हिल रही है बॉडी, तो पूरी मसल वीक हो जाएंगे आपकी 5-6 महीने। बैक है, तो अगर आप इनको ऊपर वर्कआउट नहीं करोगे तो चांसेस है आपको इंजरी होने के। बिल्कुल। तो इसलिए ओवरऑल अगर आप वर्कआउट करके जाओगे, प्रॉपर जिम, रनिंग, मतलब थोड़ा स्टेमिना बिल्ड करके, फिर दिक्कत नहीं है। आपने जब स्टार्ट किया तब आपके पास कौन सी साइकिल थी? जब बताया ना, वो मांगी थी उधार, उसके रुपए भी बाद में दिए, 2 साल बाद दिए। मतलब साइकिल भी नहीं थी, साइकिल भी नहीं थी। और अभी आपके पास कौन सी है? अब मैंने रिसेंटली एक मरीन कंपनी, अमेरिकन ब्रांड है, DX1 ब्रांड है, वो 84,000 के राउंड, 84,000 जो अभी रिसेंट टूर में मैंने, मतलब लमसम ₹2.25 की है। उसमें जो गद्दी है वही 15,000 की। अच्छा, अब आप पूछोगे क्यों? फिर साइकिल भाई उसका मेंटेनेंस कैसे, क्या अपने यहाँ हो जाता है? अपने यहाँ नहीं होता, रेवाड़ी में तो इतना कुछ है नहीं अभी। गुड़गांव, दिल्ली में चीजें मिल जाती हैं, मतलब और नहीं भी मिले तो हमें बेसिक तो सारा उसका कोई मतलब मान लो कुछ पार्ट डैमेज हो गया या स्पेयर पार्ट्स कैसे ऑनलाइन आते, कैसे आते? ऑनलाइन भी आप मंगा सकते हो। क्योंकि जितनी महंगी चीजें होती है ना, उतना ही उनका मेंटेनेंस होता है महंगा। वो मेंटेन करके रखना बड़ी बात है। यूज करते रहो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कहते हैं ना भाई ये चीजें वो है जिनको खड़ी रखेंगे तो ज्यादा खराब होगी। दूसरा, जैसे अभी मैं टूर पे रिसेंटली जा रहा था, उस पर भी हम आगे बात करेंगे। तो जो वर्ल्ड की जो बेस्ट कंपनी है उसका सामान इंडिया में मिलता ही नहीं। कारण है उसका कि इंडिया में अभी थोड़ी बहुत साइकिलिंग बिल्ड हुई है। अभी जो रिसेंट डाटा है, मतलब प्रोफेशनल साइकिल 1 लाख भी नहीं हुई है, जो रेसिंग साइकिल होती है या जो टूरिंग वाले हैं। लोग कर रहे हैं नॉर्मली 10-20 किलोमीटर, या कर ही नहीं रहे। हेल्थ पे कोई ध्यान इतना, अभी धीरे धीरे बिल्ड हो रहा है, लेकिन इतना नहीं है। लेकिन ना हमारे देश में मतलब वो कहते हैं ना भाई लोग कम मोटिवेट बोल लो, कॉन्शियस बोल लो, जागरूक बोल लो, तब होते हैं जब डॉक्टर बोलता है एक स्टंट डल गया, आपको वॉकिंग करनी है, अदरवाइज वो नहीं है ना उनके ऊपर, तब होते हैं जब मौत के ऊपर।
तो उसमें क्या है, मैंने 2 बैग मंगाए चेन्नई से हाँ। कि वाटर प्रूफिंग के साथ आपको बैग चाहिए, लोकल तो आपको मिल जाएंगे। ठीक है। फिर 2 और नहीं मिले तो एक इंटरनेशनल वेबसाइट, वेदर चेंज होता रहता है तो सब कुछ भाई आपको कैरी करके जैसे मान लो हम उसमें लैपटॉप भी ले रहे हैं, डिजिटल इक्विपमेंट भी, जैसे GoPro, Insta360, तो कुछ भी बिक गया तो सब खराब है आपका। जब भी आप टूर पे निकलते हो तो आप अकेले होते हैं या कितने बंदे होते हैं आपके साथ? अकेले होता है। सिर्फ अकेले? तो कैसे मैनेज करते हो सारा? क्योंकि रास्ते में देखो, आपने एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गए, वेज और नॉन वेज का बहुत बड़ा इशू है। आप मान लो अगर प्योर वेज हो और आप ऐसे स्टेट में चले गए, मान लो आप साउथ में चले गए, वहां पे नॉन वेज ज्यादा चलता है। नॉन वेज नहीं, बस आपके 3-4 स्टेट हैं पूरे इंडिया में, हरियाणा, यूपी, MP, पंजाब हो गए, जहाँ पे बॉर्डर नहीं लगता। अदरवाइज आप जितने भी कोस्टल एरिया में जाओगे वहाँ पे नॉर्मल मछली खाना, मीट खाना आप नॉर्मल है। नॉन वेज खाते हो? मैं नहीं खाता, केवल एग खाता हूँ। तो बहुत बड़ी मतलब ये कहते हैं ना, बहुत दिक्कत होती है खाने को लेके। सारी दिक्कत है खाएंगे नहीं तो चलेंगे कैसे? तो कैसे मैनेज करते हो? वहां पे ढूंढना पड़ता होगा काफी। इंडिया में तो फिर भी इजी था कि हम फैमिलियर है, यहाँ पे चावल मिल जाएगा, हेल्प करते हैं लोग, रोटी मिल जाएगी, बहुत सारी जगह करते हैं, बहुत सारी जगह नहीं भी क्यों? करते। जब लोग ट्रैवल करते हैं ना तो एक पोस्टर या बैनर लगा लेते हैं, जैसे साइकिल पे या व्हीकल पे, कि भाई जैसे ऑल इंडिया ट्रैवल या यहाँ से वहां तक ट्रैवल कर रहे हैं, तो मैक्सिमम लोग इसको देख के समझ जाते हैं कि बंदा सफर कर रहा है। मैक्सिमम नहीं समझते सर। अच्छा। कारण ये देखो, जो आधे लोग तो खुद ही आजकल टाइम में डिप्रेशन बहुत है, मतलब समझ लो ना, लोग परेशान है। जैसे मैंने एक चीज देखी, मान लो मैं यहाँ से जयपुर ही जा रहा हूँ, दिन में 10,000 गाड़ी मेरे साइड से निकल रही है, तो उसमें से 15-20 देखेंगे, जल्दी में हाथ हिलाएंगे, थंब रेस करेंगे, चले जाएंगे। अच्छा। 2-4 होंगे, या तो वो होंगे जो खुद साइकिलिंग कर रहे होंगे, या वो होंगे जो पॉजिटिव हैं या बिजनेस ओरिएंटेड हैं, जो हेल्थ के प्रति अवेयर है, चाहे कोई और गेम खेल रहे हैं, बात करते हैं। हाँ, या वो होंगे जिनका सपना होगा और जो नहीं कर पाए। अच्छा। वो रुकते भी है, खाना भी खिलाते हैं, फोटो भी लेते हैं, नंबर भी देते हैं कि भाई आगे आप इधर आओ, मैं यहाँ का हूँ। पैसे देके हेल्प करते हैं बहुत जगह। अच्छा। कई जगह रहना आपका फ्री हो जाएगा, खाना फ्री हो जाएगा। एक होटल में तो मैंने पैसे दिए, श्रीलंकन होटल था, ये लुम्बिनी में ना, लुम्बिनी नेपाल में। अच्छा। अगले दिन उन्होंने पैसे वापस दे दिए, बोले मेरी तरफ से गिफ्ट। अच्छा, मतलब एक तरह से ये लगा इसमें हेल्प ही हो गई डायरेक्ट। हेल्प है। इसमें ये नहीं है कि आप इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, आप किसी भी कंट्री से हो, जो पॉजिटिव लोग होंगे ना, वो आपको पूरे वर्ल्ड वाइड सपोर्ट, जो इस चीज को समझते हैं एक्चुअल में, समझते हैं, या फिर उनको मेहनत दिख रही है कि यार आज के टाइम में बाइक कार से जाने में भी सोचते हैं, एरोप्लेन से जाने में मैं आपसे कहूँ थाईलैंड जाना, आप कहोगे चलो देखेंगे। अच्छा, दूसरा भाई आप साइकिल से जाते हो, देखो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि साइकिल पंचर ना हुई हो अभी तक या ट्यूब ना फटी हो, क्योंकि जिसका टायर इतना सा है वो अब तो मोटी है, होता है, ट्यूब भी होती है, तो दोनों होते हैं। तो वो कैसे मैनेज करते हो? देखो, जो रेसिंग साइकिल आती है उसका अगर आप ट्यूबलेस टायर लोगे तो वो 10-11 हजार से कम नहीं आए एक टायर। सब जगह मिलेगा भी नहीं, मिलेगा भी नहीं। हाँ, सब जगह। अब है उसमें थोड़ा टायर, जैसे वो है मतलब टूरिंग साइकिल ही है मेरी, तो उसका टायर थोड़ा मोटा है, बट स्टिल वेट काफी होता है। कई जगह रोड खराब है तो पंचर होती है। जो आपके पास है वो क्या है, कार्बन फाइबर की है कैसे? अभी एल्युमिनियम फ्रेम में, कार्बन की और महंगी आती है, जैसे 84,000 बोले ना, कार्बन की 2-3 लाख से कम की नहीं आती। जब रेंज क्रॉस कर जाती है ना, अब 60-70 लेते हैं, तो बंदा ये सोचता है कि यार साइकिल में वेट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल लाइट। जो आप कार्बन बता रहे हो, कार्बन फ्रेम की आप कोई भी साइकिल लेना 2-3 लाख से कम आपको नहीं मिलेगी, जो प्रॉपर कार्बन की होगी। अपने यहाँ मिल जाती है इंडिया में? इंडिया में मिल जाते हैं, गुड़गांव, दिल्ली, नोएडा, मुंबई, हर मेट्रो सिटीज में बहुत अच्छे बड़े बड़े शोरूम है। गुड़गांव में 3-4 शोरूम है जहाँ पे आपको वर्ल्ड क्लास, और नहीं भी होती ना, आप कंपनी का नाम बताओ तो वो आप अगर कहोगे ना, प्री बुक करके ऑर्डर बाहर से मंगवा देते हैं। तो पंचर कैसे आपने खुद लगाया लगवाया? खुद लगाना पड़ता है। जैसे हमारे में क्या होता है, जैसे मान लो मेरे साइकिल पे 4 बैग है, तो एक जो बैग होगा ना उसमें पूरा सामान साइकिल का होगा। कितना वेट हो जाता है चारों बैग का? 30-35 kg सब कुछ करके। टोटल ऑल ओवर टोटल आपके सब टेंट, स्लीपिंग बैग, सब 30 मतलब 25 to 30 kg से ऊपर ही होता है। और किस टाइप का खाना कैरी करके चलते हो? खाने में नॉर्मली हम बहुत ज्यादा कैरी नहीं कर सकते, वेट बढ़ेगा। जैसे कुछ हम बेसिक, जैसे ड्राई फ्रूट्स हो गए, जहाँ पे कुछ भी ना मिले तो एक एनर्जी का सोर्स हमें मिल जाता है। भाई काफी लंबा रूट पड़ जाता है, जहाँ दूर दूर तक कुछ नहीं होता, ना होटल, ना ढाबा, ना चाय का यूं खोखा तक नहीं होता, तो ऐसा ये सोच के हम कुछ ना कुछ कैरी करते हैं साथ में। कैरी भी करते हैं, और हमारे पास छोटा चूल्हा होता है सर, मिनी, जो हाँ, कैंपिंग स्टोव कहो आप, तो जहाँ कुछ नहीं मिला ना, तो हम अपना बेसिक रखते हैं कि भाई दिन में अगर पूरे दिन कुछ भी ना मिले तो हम इसको उबाल के या कुछ भी करके खा लेंगे पका के। आप कह रहे हो आप अपने साथ कैंपिंग टेंट रखते हो कहीं स्टे करने के लिए, तो
कैसी जगह स्टे करते हो जहाँ पे मतलब रेजिडेंशियल होता है या फिर कोई मतलब एरिया से बाहर का होता है? देखो जंगलों में तो आप रुक नहीं सकते, जानवरों का है। इंडिया में तो रुक नहीं सकते। इंडिया में तो जैसे जो भी ट्रैवलर आते हैं नॉर्मली क्या करते हैं, आपको मंदिर, गुरुद्वारा, धर्मशालाएं बहुत मिल जाएंगी। मोस्टली ये कहते हैं कि भाई आप कहीं भी जाओ वहां पे अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो आप गुरुद्वारा सर्च करो, लेकिन हर जगह नहीं मिलता। हाँ। लेकिन आप ये देखो इंडिया में पेट्रोल पंप मिल जाते हैं। पेट्रोल पंप देखो आपकी बेसिक नीड क्या होती है, सबसे पहले आपको एक पेट्रोल पंप मिल गया, वहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, हाँ। तो थोड़ा सामान की सेफ्टी की, हाँ, प्लस वहाँ पे आपको टॉयलेट या बाथरूम, टॉयलेट तो मिलेगा ही, बाथरूम मिले ना मिले, पानी आपको फ्री मिल जाएगा। हाँ। तो जब इंडिया में आप कैंपिंग कर रहे हो, हालांकि हमें जरूरत नहीं पड़ी इंडिया में इतनी ज्यादा, अलाउ कर देते हैं वो, हाँ कर देते हैं, हालांकि इंडिया में जरूरत नहीं पड़ी। एक इंटरनेशनल एनजीओ थी रोटरी इंटरनेशनल, तो वो इन्वॉल्व थी, तो जहाँ जहाँ भी हम गए हमारा एडवांस में रहना खाना सब उनकी तरफ से स्पॉन्सर कर दिया, स्पॉन्सर था, वेलकम कर रहे थे कि हम सोशल कॉज लेके राइड करते हैं। मतलब कोई भी जो राइड होती है केवल वो साइकिलिंग राइड नहीं है, हाँ। समाज में कोई भी एक जो हमें लग रहा है जो चीज इंप्रूव होनी चाहिए उस मुद्दे को भी हम हाईलाइट करते हैं, तो उसके साथ लेके चलते हैं। लोग जैसे मान लो आप बता रहे हो काफी कोऑपरेटिव होते हैं, किस तरह की हेल्प करते हैं आपकी? अब जैसे मैं पटाया पहुंचा, तो मैं वहां पे 5-7 दिन रुका। इंडिया का बताओ पहले, देश से बाहर तो अभी लेके जाऊंगा मैं आपको। इंडिया में सबसे बड़ी आपको मिलेंगी 2 स्टेट अभी तक जो मैंने विजिट किए हैं, 15-16 स्टेट विजिट किए हैं। एक तो गुजरात के लोग बहुत ज्यादा हेल्पफुल, कहते हैं खाना बहुत मीठा मिलता है वहाँ पे, मीठा खाना ना हर टाइप का है, हर टाइप का है। लेकिन कहने मतलब गुजरात में आपको देख अपने आप लोग आएंगे, अच्छा, और ऐसे लोग आएंगे जो रनिंग साइकिल कर भी नहीं रहे। अच्छा, मतलब उनका जो वे है ना मतलब कि वो इस मतलब ये चाहते हैं कि यार हम भी करें, लेकिन या तो उनसे हो नहीं पाता, उनको ये सब पसंद होता है, वो ये भी चाहते हो। दूसरा गुजरात के लोगों की एक मानसिकता ये है कि कोई बंदा अगर गुजरात के बाहर जाए ना, हाँ। तो बोले यार गुजरात बहुत अच्छा, और इसलिए सही है। वो बड़ी पॉजिटिव इमेज क्रिएट की हुई है उन्होंने। जो भी जाएगा उसका बड़ा वेलकम, खाना पीना, बड़ा आप ये कहोगे यार मैं कहाँ आ गया, इतना तो मेरे घर वाले भी मतलब आपके रिलेशन में जाओ तब भी इतना आपको प्यार ना मिले जितना वहां पे मतलब वो लोग करते हैं। गुजरात है इसी चीज में, गुजरात आगे। और केरला भी सर ऐसा ही है, केरला में भी आप देखोगे तो आप पाएंगे लोगों के पास कुछ भी नहीं है, नॉर्मल साइकिल लेके निकल गए, स्प्लेंडर बाइक लेके हिमालय पहुंच गए, मतलब पहाड़ों में राइड कर रहे हैं, तो वहाँ के लोग भी बड़े क्रेजी है, तो इन चीज़ों को बड़ा प्रायोरिटी देते हैं। मतलब तो भाई अगर आप इतनी कॉस्टली साइकिल लेके चल रहे हो, उसके लिए मेन चीज है रोड, आपका रास्ता सही नहीं है तो कोई फायदा नहीं है ना। टूरिंग सबसे बढ़िया रोड कौन से स्टेट की मिले आपको? रोड देखो गुजरात तो अपने आप में डेवलप्ड है। हाँ। एक हमें केरला में जैसे हम क्या होता है नॉर्मली उस टाइम में रोड बाइक यूज करा था, टूरिंग तो अभी खरीदी है ना। हाँ। तो उस टाइम मैंने गोवा से कोस्टल लिया पूरा। अच्छा, गियर वाली साइकिल होती है बिना गियर? गियर वाली होती है। इजी होती है क्या चलानी? थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, बहुत ज्यादा नहीं पड़ेगा। कभी गियर खराब हुआ है रास्ते में? हो जाते हैं, लेकिन हम जो चीज़ यूज़ कर रहे हैं वो हैवी क्वालिटी की है, तो नॉर्मली गियर तो नहीं, मेन जैसे चैन टूट गई तो चैन हमारे पास स्पेयर में होती है, पीछे जो पूरा गियर सेट होता है वो हमारे पास स्पेयर में होता है, या जो बेसिक इक्विपमेंट है टूल्स हो गए, एलन की हो गई, तो छोटा मोटा काम हम लेके चलते, पूरा एक बैग पूरा इसी का भरा होता है। और सर्विस कितने टाइम के बाद होती है आपकी? एक ट्रिप के बाद आप हर ट्रिप पे सर्विस करवाते हो, कैसे क्या कुछ? ट्रिप पे डिपेंड करता है, जैसे मान लो आप लंबे टूर पे जा रहे हो तो जहाँ आपको गड़बड़ लगेगी, कहीं ताड़ियाँ टूट गई तो भाई चलो ये ठीक हो रही है, इसके बाद थोड़ा एक ओवरऑल चेकिंग हो जाए। हम ऐसे रीजन में रह रहे हैं भाई जो दिल्ली और जयपुर के बीच में, तो अभी तक जयपुर के कितने चक्कर लगा लिए आपने? जयपुर के तो जयपुर दिल्ली से अप्रोक्स डबल पड़ता है यहाँ से। हाँ। जयपुर के तो हो गए होंगे 10-15 चक्कर आराम से, क्योंकि जयपुर तो लगा लो हम सिंगल डे पहुंच जाते हैं। अब वापस आ गए मतलब जाके, या फिर स्टे किया? ना जैसे क्योंकि अप्रोक्स 200 किलोमीटर पड़ जाता है यहाँ से। वैसे तो एक दिन में मैं रेवाड़ी से चंडीगढ़ गया था जो 350 किलोमीटर है, बट हमारा ये पर्पस होता है हम जा रहे हैं तो वहाँ पे घूमे, कुछ एक्सप्लोर करें, तो इसलिए हमारा होता है कि 180-200 आराम से चल जाती है। आपने बताया घूमे और एक्सप्लोर करें, अब जयपुर में अगर घूमना है तो आप साइकिल को साथ रखते हो, स्टे करते हो साइकिल छोड़ के? वैसे साइकिल आपको सच वैसे घूम सकते हो सिटी में, बट आप जब मान लो किसी भी फोर्ट में जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, वहाँ पे आपको प्रॉपर पार्किंग नहीं मिलेगी। बिल्कुल नहीं मिलेगी, या पार्किंग मिल भी गई बट साइकिल में क्या आपका सामान लगा हुआ है, और वो बैग ऐसे होते हैं पोर्टेबल होते हैं, जैसे बाइकर कोई होता है उसके तो बैग आते हैं स्टील के, तो वो तो पूरा लॉक हो गए तो वो खुलते नहीं है। साइकिल में तो कोई भी खोलेगा सामान आपका लेके चला जाए, तो सेफ्टी नहीं है। इसी चीज से रिलेट करते हुए क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कभी ऐसा हुआ है, क्योंकि आपने काफी ट्रैवल किया साइकिल से, साइकिल आपसे अलग हो गई हो? किस वे में? मतलब मान लो खराब हो गई, आपको जाके लेके आना पड़े, यार मैं इसको अपने साथ अभी कैरी नहीं कर सकता, तो मेरे को एक लेके आना पड़ेगा जो इस चीज की नॉलेज रखता हो, या पार्ट्स लेके आने पड़ेंगे, या फिर किसी ने आपको बताया कि आप साइकिल को यहाँ छोड़ दो, यहाँ से इतनी दूर बंदा पड़ता है, आप उसको ले आओ ना। ऐसे केस में तो ये होता है कभी साइकिल खराब भी हो गई, जैसे मेरी चैन टूटी, मैं जब नेपाल में था तो वहां से 2 किलोमीटर आगे कोई दुकान थी, जो जैसे एक लोकल दुकान मिली, वो बोला सर ये महंगी साइकिल, हमें इसका सिस्टम नहीं पता,
तो आप इधर आगे चले जाओ, एक ही दुकान है पूरे शहर में जो सिद्धार्थ नगर है। सिस्टम का मतलब क्या, मतलब सारी साइकिलें एक ही तो उस पे चल रही हैं, वो सिस्टम बताओ, वो सिस्टम क्या है? हर का ब्रेकिंग सिस्टम है, गियरिंग सिस्टम है, और एक नॉर्मल साइकिल में और इसमें दिन रात का अंतर होता है सर। जैसे आप मान लो एक कार आप नॉर्मल हैवी होती है, ये हैवी होती है? वेट में वो हैवी होगी। कौन सी वाली? जो नॉर्मल साइकिल होगी, ये लाइट वेट होगी, इसकी जो क्वालिटी होगी वो अच्छी होगी, तो चलाने में भी इजी होगी। इसमें बहुत सारे टेस्ट होते हैं, तो आपकी बॉडी के पोस्चर के हिसाब से कंफर्टेबल होगी ताकि आपको इंजरीज ना हो। एक वो आती है ना भाई जिसमें मतलब बिल्कुल बैंड होके चला, वो रेसिंग साइकिल होती है, रोड बाइक। वही है क्या आपके पास? वो पहले थी, बट वो टूरिंग में काम नहीं देती सर, क्योंकि उसमें आप सामान कैरी नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत लाइट वेट होती है। अब मेरे को देखो, मेरे हिसाब से ये है कि भाई उसका टायर इतना पतला है, कुछ बॉडी का वेट हो जाता है 30 किलो आप बता रहे हो। और वो जो आप पोस्चर बता रहे हो ना आगे झुक के चलते हैं, उसका कारण ये होता है एरोडायनेमिक पोस्चर बनता है, ताकि आप हवा का अपोज ना करें, हवा को काटे। तो उसमें आपकी वो स्पीड बनी रहती है 30, 32, 40 जो नेशनल का भी आप ओलंपिक में इवेंट्स होते हैं, आप उसमें देखना, वही होती है। हाँ 50-55 किलोमीटर 1 घंटे में चल जाती हो। मतलब उसका जो पोस्चर से जो प्रॉपर ट्रेनिंग, उसकी ट्रेनिंग अलग है। कोर पे आपको काफी वर्कआउट करना पड़ेगा, लेकिन उसका पर्पस केवल स्पीड का रहता है। साउथ की साइड आपने ट्रैवल किया साइकिल से, स्टे कहाँ कहाँ किया और कैसे किया? स्टे वहाँ मेन इशू होता है लैंग्वेज का। साउथ में इतना नहीं है सर, साउथ में फिर भी चल जाता है कि आप देखो, वर्ल्ड की सबसे बड़ी लैंग्वेज है साइन लैंग्वेज। हाँ, लोग कहते हैं इंग्लिश है, लेकिन आप वियतनाम जाओ इंग्लिश नहीं है, रसिया जाओ, बहुत सारी कंट्री जो इंग्लिश को नहीं मानती, उनको आती भी नहीं है समझ। तो जो अपने इशारों से चीज़ें आप समझा पाओ कि भाई खाना खाना है, ये करना है, तो उससे बड़ा कुछ नहीं है। तो साउथ में भी ये कि लोगों को इंग्लिश तो आती है नॉर्मली, विलेज में थोड़े बहुत लोग हैं जिनको नहीं आते। कहीं कुछ ना मिले चावल तो मिल ही जाते होंगे, सब्जी चावल है, इडली मिल जाएगी आपको, डोसा मिल जाएगा। साउथ में तो ये तो आप ये लगा लो कि प्राइम है, इडली सांभर और वो उनका रूटीन है। और एक जैसे मान लो वहाँ पे कोस्टल है, तो वो मछली से आपका बिल्कुल कोस्टल पड़ता है, तो बहुत सी फूड बहुत ज्यादा है, तो वो क्योंकि उनको सस्ता भी पड़ता है और फ्रेश मिलता है वहाँ पे। और अब तो ट्रांसपोर्टेशन हो चुकी है, आज से 10-20 साल पहले इतना कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो इसलिए जो जहाँ पे लोकल मिलेगा वो लोग वही खाएंगे। मान लो आपको साउथ का टूर करना है, यहाँ से केरला का, कितने दिन लग जाते हैं उसमें? किलोमीटर के हिसाब से है। मान लो हम एक तो कर रहे हैं टूरिंग के पर्पज से, एक हम कर रहे हैं डिस्टेंस के पर्पज से। तो जैसे मैंने एक टूर किया था पहले गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, मैं आपको बताना चाहूंगा, वो था 6000 किलोमीटर 34 डेज में। 34 में मतलब अप्रोक्स हमने 180-190 वन साइड पड़ जाता है आना जाना कंप्लीट। जैसे ये था दिल्ली टू मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, तो ये 6000 किलोमीटर है, वर्ल्ड का 5th लार्जेस्ट हाईवे है वर्ल्ड का। तो इसमें हमने लगा लो 180, 190, 200, ये पहले दिन दिल्ली से जयपुर राइड की थी, 280, 274। तो करने में इतना भी हो जाता है, बट हम बाद में एक चीज समझ आई, स्पीड के अपने मजे हैं, लेकिन अब आप जब स्लो चलोगे, सपोज करो आप भागम भाग पहुंचे, सोए और अगले दिन फिर भाग रहे हो, क्या फायदा? तो हमने फिर उसको, जैसे कश्मीर से कन्याकुमारी किया उसके बाद, तो हमने उसको स्लो डाउन किया कि पर डे 100 किलोमीटर, 4000 किलोमीटर 40 दिन में। तो उसमें ज्यादा मजे आया हमें। ऊपर की तरफ गए हो लेह लद्दाख साइड में? लेह लद्दाख तो नहीं, अभी कश्मीर डल लेक तक गया हूं। कुछ लोगों को मैंने देखा है वो साइकिल से ट्रैवल करते हैं, क्यों? हिली एरियाज में मेन दिक्कत होती है चढ़ने में, उतरने में तो आसानी है बैठ जाओ। उतरने में आसानी नहीं है सर, अगर ब्रेक काम नहीं, अगर गड़बड़ हो गई तो कुछ नहीं बचेगा। हाँ, लेकिन मेन दिक्कत होती है चढ़ने में। चढ़ाई पे देखो भाई सब कुछ और पड़ता है, चढ़ाई का भी है, और वहां पे सबसे बड़ी जो दिक्कत है कि ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। और आपको जब आप पैडलिंग कर रहे हो, जैसे बाइक से तो आप रेस दे रहे हो, केवल बॉडी का इतना, बॉडी पे प्रेशर नहीं आ रहा, इसमें तो पूरा प्रेशर बॉडी का भी है, सामान भी पीछे की तरफ बैक मार रहा है। वहां पे भाई ऐसा है, हिली एरियाज में क्या है, मेंटेनेंस का कोई सिस्टम नहीं है, दूर ना, पंचर वाला कहाँ मिलेगा? अच्छा, ये नहीं होता। जो टूरिंग कर रहे होते हैं, हमारे पास सारा सामान एक बैग भरा होता है, मतलब हमारे पास काम सीख के निकलते हो, काम सीख के निकलते, और हमें ऐसे जुगाड़ होते, कुछ कॉन्टैक्ट होते, कहीं कोई दिक्कत आई भी ना तो वीडियो पंप इतना बड़ा होता है, वो पूरा कैरी करके चलते ना, इतना आता है हमारा, छोटा वो पैर वाला। मैं यही तो बता रहा हूँ, 30-35 केजी सामान तब हो रहा है जब हम उसको क्वालिटी का सामान ले रहे हैं और प्रॉपर ले रहे हैं। अदरवाइज आप नॉर्मल ट्रिप में कितना खर्चा हो जाता होगा? एट द एंड पैसे सब जगह हैं, आप ट्रैवल कर रहे हो, पैसा तो लगेगा ही लगेगा। बिल्कुल हम सोचते हैं भाई क्यों किसी की वीडियो देखते आ रही है, घर से निकल लिया सामान लेके, मजे आ रहे हैं, मेरे को भी ऐसे करना चाहिए, लेकिन बात सारे पैसे की आती है भाई। खर्चा मतलब पर डे के हिसाब से कितना खर्चा हो जाता है? पर डे पे देखो आपके ऊपर डिपेंड करता है सर। आप खाना एक तो खा रहे हो नॉर्मल रेडी पे, एक आप होटल पे खा रहे हो। भाई बाहर जाने वाला ना, अगर साफ सफाई तो चाहिए बेसिक। हाँ, अगर देखो घूमने जा रहा है, एंजॉय करने जा रहा है और अपनी लाइफ जीने जा रहा है,
तो जैसा मिलेगा उस पे निकाल लेगा, क्योंकि उसको यही पता है काम कि चलाना ये हाँ काम चलाना है मेरे को, मैं अपने मजे के लिए नहीं आ रहा, मेरे को ना, होटल वोटल नहीं चाहिए। मजे तो उसमें भी आ रहे हैं, मजे ऐसे आ नहीं रहे हैं, लेकिन भाई होती। पता है क्या है, कुछ लोग होते हैं मोटे पैसे वाले होते हैं, देखो सब तरह के लोग हैं, वो भी घूमते हैं। लेकिन आप वो देख लेना, वो नॉर्मली घूम रहे होंगे, बहुत कम लोग होंगे वो अपना लग्जरी तरीके से घूम रहे होंगे, उसको आप ये घूमना नहीं हाँ, मानोगे। इसी बात का सपोज करो आप बाहर गए, उतरे, 5 स्टार में खाया, आप आ गए, आपने वहां का क्या कल्चर देखा? ये घूमना थोड़ी हुआ। घूमना तब है जैसे आप मान लो कश्मीर से कन्याकुमारी जा रहे हो, लोगों में क्यूरियोसिटी कितनी है। एक तो होता है मान लो मैं आपका जानकार हूं, मैं आपके पास आया, आपने मेरा वेलकम किया, वो क्या, वो तो कॉमन चीज है, कॉमन है। एक है जब आप जा रहे हो अननोन लोग कितने आपको रोक रहे हैं, तो उससे आपको स्टेट की पता लगता है कि एजुकेशन कैसी है, लोगों की मानसिकता कैसी है। अब गुजरात कहते हैं हम इंडिया की नंबर 1 स्टेट आता है जो कंट्रीब्यूट करता है टैक्स में, सबसे ज्यादा टैक्स गुजरात अकेला स्टेट देता है। तो वो कारण क्या है? वो कारण उनका यही है कि व्यवहार या बिजनेस ओरिएंटेड अप्रोच है। तो व्यवहार वाली चीज या क्यूरियोसिटी आपको पता लगेगा, हर स्टेट का पता लगता है। अब कहीं ऐसे चले जाओ जहाँ पे नक्सली है, गरीबी है, वहां पे कोई पानी भी ना पूछे, बल्कि आपने साइकिल का रेट भी बता दिया ना, तो आप तो जाओ बाद में, पहले साइकिल गए। कि हम ऐसी जगह भी गए हैं तो उधर फौजी कटिंग करवा के, भाई देखा वहां पे आर्मी बेस कौन सा है, उसका नाम वाम, भाई कोई पूछे भाई इसमें है, तो लोग नहीं छेड़ते, नहीं तो नॉर्मल आदमी वहां से निकल भी नहीं सकता। ऐसे एरिया में गए हो? हाँ, क्रॉस किया है, मतलब क्रॉस के ज्यादा नहीं था ना। अरे रे भाई साहब, जान है तो जान है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के टाइम में आया था थोड़ा सा एरिया, वो 15-20 किलोमीटर पूरा जंगल था। वो एरिया जब आपको क्रॉस करना होता है तो मतलब ऐसे ही डायरेक्ट क्रॉस कर लेते हो, या पहले मतलब कहीं पे इन्फॉर्म करते हो किसी बेस पे कि सर मैं ऐसे ऐसे ट्रैवल कर रहा हूँ, मेरे को यहाँ से क्रॉस करना है, तो कुछ सिक्योरिटी का कुछ है तो आप बता दीजिए, नहीं मैं डायरेक्ट निकल जाऊँ। नॉर्मली देखो गवर्नमेंट भी कितनी जगह पे सिक्योरिटी दे, जंगलों में नहीं हो पाता, तो हम पहले उस जगह को स्टडी करते हैं, और वहाँ पे आसपास लगा लो 20-50 किलोमीटर आगे कोई साइकिलिंग ग्रुप है, रनिंग ग्रुप है, या कोई संस्था जुड़ रही है, हम उससे बात करते हैं कि यहाँ पे हम कैसे करें। तो सबसे बढ़िया तरीका होता है जहाँ पे आपको लगे ना गड़बड़ है, वहाँ पे आप फौजी कटिंग करवा लो। एट ए टाइम होता है या फिर ये रैंडमली चल रहा है ना? रैंडमली ये मतलब 2 दिन पहले प्लानिंग हो रही होती है। जैसे मान लो आज से मुझे जयपुर जाना है, तो कल मुझे वहां जाना है, तो आज का जयपुर का है तो पहले हम जयपुर तक का देखेंगे भाई कहाँ गड़बड़ है, कल का है जहाँ गड़बड़ लगेगी तो वहां पे कुछ और आपको, बिल्कुल सेफ्टी जरूरी है। देखो रास्ते निकल आते हैं लेकिन देख के चलना पड़ता है सब भाई अब मान लो आपको पता है कि यहाँ पे बिल्कुल जब आर्मी है डिफेंस नहीं जा पा रही, यहाँ पे मान लो नक्सली हैं, वो उधर जाके आपका फायदा क्या? भाई आप बता रहे हो फौजी कटिंग करवा के, तब तो दिक्कत और बढ़ जाएगी ना। उनको ये पता होता है थोड़ा ना कि अगर आप फौज को छेड़ोगे तो पूरी बटालियन आ जाएगी। हाँ ये भी है। तो इसलिए वो थोड़ा सोचते कि इसको जाने देते हैं, तो वो सिविलियन को जाते। कभी किसी ने रुकवाया है ऐसे रास्ते में, आप गए हो ट्रैवल कर रहे हो, क्यों मन में तो ये होता है यार पता ना कहाँ से कौन निकल आए हुए ऐसा एकदम से कोई सामने आ, ऐसा तो कोई नहीं आया, लेकिन एक बार ऐसा हुआ जब मैं 6000 किलोमीटर कर रहा था, तो एक भाई साहब आए। कई बार और भी गड़बड़े हैं, तो मैं सिर्फ इसी रीजन की नहीं कह रहा, कई बार क्या हम हाईवे पे ट्रैवल कर रहे हैं, पीछे से गाड़ी वाला आएगा एकदम से रोक 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 और आपके आगे गाड़ी लगा दे ना। वो तो क्या होता है सर, जैसे हम जिसके लिए रुकते हैं ना, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज, वे ऑफ टॉकिंग, आइडिया लग जाता है, का पता लग जाता है भाई बंदा जेन्युइन है या फिर चोरी चकारी वाला है, कैसे पता लग जाता है। अब एक बार इंसिडेंट है, वो मैं जा रहा हूँ, बढ़िया एक भाई साहब आए, बाइक पे थे, पतले से थे, ये उधर बिहार के आसपास से थोड़ी आगे, झारखंड बिहार के बीच की बात है। तो बोले चलिए आपको मैं कुछ खिला दे, बात करी। तो मैंने बोल दिया भाई इधर मेरे भाई, उधर कोबरा कमांडो यूनिट थी, जैसे आपकी सीआरपीएफ होती है ना, तो जंगलों में कोबरा कमांडो स्पेशल यूनिट होती है, इन नक्सली इन सब के लिए वो बनाए रखी है। तो हमारे होता, हम वो जब चल रहे होते नोटिस कर रहे होते कहाँ क्या है। तो वो आए, बोले कहाँ जा रहे हो? मैं बोला मेरा उसमें सिलेक्शन हो गया, मेरे भैया हैं, तो उसकी तैयारी कर रहा हूँ, दोपहर के 12 बजे साइकिल चलाएंगे तो फिर बोले बोलो वो तो पीछे था, आप इधर से कहाँ आ रहे हो? फिर मेरे गलती से मजाक से मैं निकल गया कि भाई गर्लफ्रेंड से मिल के आ रहा हूँ। तो बोलते इसको टालू तो सही, इंस्टेंट निकल गया। फिर वो थोड़ा चीप होने लगा कि लिए कि नहीं लिए फिर थोड़ी आगे गए ना, बोले मैं आपको खाना खिलाता हूँ। तो हमारा एक रूल है, अकेला बंदा था वो, अकेला था। तो आप हंसोगे बाद में कि ऐसे लोग भी है दुनिया में। तो मैंने उससे कहा खाना खिलाया, जैसे ऑन रोड कोई होटल आ रहा है, कि हम पैक फूड नहीं खाते, मान लो आप घर से ला रहे हो, उसमें क्या मिला के ले आओगे? सही बात है। पानियों में लोग इंजेक्शन ढूस के पता नहीं कुछ भी, कभी किसी से लेना नहीं चाहिए। तो वो बोलते हैं कि आप ना थोड़ी सी आगे टर्न आएगा, अंदर चल के वहां पे होटल में। बोला देखो अगर तुझे खिला, मतलब गड़बड़ समझ आती है, जो जेन्युइन होगा ना समझ जाता है, वो बोलेगा सर आप आगे चलिए, यहाँ पे एक छोटा सा होटल है, वहां पे आप रुकते हैं और कुछ खाते हैं। तो कई देर हो गई उसको, फिर मैंने मना करा, फिर वो बोलता है थोड़ी सी आगे जाके मेरी लोग है क्या? अच्छा मैं बोला भाई आज तो बच गया, आज तो इज्जत का फालूदा हो जाता अगर मैंने एक लेफ्ट टर्न ले लिया होता। तो ऐसे इंसिडेंट भी है, आप ये मत सोचो कि नक्सली या मतलब चोर चकार वाले ही हैं, ऐसे लोग भी मिल जाते हैं। सबसे खराब एरिया कौन सा मिला आपको अभी तक?
खराब एरिया देखो वैसे तो नॉर्मली बाय रोड, बाय पीपल और बाय लोकेशन? भाई पीपल भाई, ये तो देखो जो नक्सली एरिया जहाँ पे गरीबी जितनी ज्यादा होगी ना, तो वहाँ पे चोरी चकारी घटनाएं ज्यादा होती है। तो वहाँ पे एक तो हमारी हिदायत ये होती है कि रात में तो बिल्कुल चलो ही मत। जैसे ही सूरज डूबा, कम किलोमीटर हो पहले रुक जाओ, 20 किलोमीटर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मतलब हमेशा आपने पेट्रोल पंप पे स्टे किया या कहीं और भी? ना, हमारे में तो जैसे इंडिया में तो रोटरी क्लब इन्वॉल्व था, तो मोस्टली जगह वो था। और ये है कि वो 100-150 किलोमीटर की रेंज में आपको मिल जाता है। जैसे यहाँ से रेवाड़ी से आप जाओगे, रेवाड़ी में भी है, आगे आप आगे जाओगे जयपुर में भी है। तो जितनी भी बड़ी सिटीज होंगी ना, वहाँ पे सब जगह रोटरी क्लब, वर्ल्ड की बहुत बड़ी संस्थाओं में आता है। रोटरी क्लब, लॉयंस क्लब, रेड क्रॉस। पहले कांटेक्ट करके चलते हो कि सर मैं ऐसे ऐसे वो ट्रैवल कर रहा हूँ? हम नहीं करते। जैसे मान लो मैं रेवाड़ी में जो प्रेसिडेंट बने होंगे उनसे मिलते हैं कि भाई हमारे पास एक प्रोजेक्ट है, रोटरी क्लब टू रोटरी क्लब होती है, प्रोजेक्ट है सर, इसमें हमें आपका स्पॉन्सर चाहिए, सपोर्ट चाहिए, और हम इसमें ये सोशल कोज को प्रमोट कर रहे हैं, जैसे मेंटल हेल्थ अवेयरनेस है। गवर्नमेंट की तरफ से क्या कुछ हेल्प मिलती है? अभी तो कुछ नहीं है सर, हालांकि देखो स्पॉन्सर करने वाले छोटे मोटे लोग तो होते नहीं है। रोटरी क्लब हो गया या फिर कोई संस्था, बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन हो जाते हैं जिनको मार्केटिंग चाहिए। वो भी कहीं ना कहीं ये नहीं है कि सारा मैं ही करूंगा, एक आदमी पूरा नहीं करता, कई लोग मिलके होता है। मिलके होता है। तो अब ये लगा लो कोई कम्युनिटी हो जाती है या फिर गवर्नमेंट की तरफ से कोई अभी तक तो एनजीओ इन्वॉल्व हुआ? एनजीओ पर्सनल लेवल पे तो एनजीओ इन्वॉल्व है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई रोल नहीं है। हालांकि अभी तक कोई सपोर्ट नहीं। हम स्पोर्ट्स मिनिस्टर है सेंटर, उनसे मिल चुके हैं, हरियाणा सीएम से मिल चुके हैं, भूपेंद्र यादव जी सेंटर मिनिस्टर, राव इंदर जी, बहुत सारे लोगों से मिले हैं। आशीर्वाद सब दे देते हैं सपोर्ट कोई नहीं करता। सही बात। बाकी सबकी अपनी प्रायोरिटी, हम उनको भी गलत नहीं कह सकते, ठीक है जो है। वो उनके लिए तो ये हो गया ना कि भाई बहुत आते हैं ऐसे किसी ना बहुत नहीं। जैसे आप मान लो 50-100 कंट्री कर गए, बढ़िया हाईलाइट हो गया, तो सारे आ जाएंगे, घर तक पहुंच जाएंगे। सबको चमकाना है अपना, बस बहती गंगा वाला। भाई आपने बताया 6000 किलोमीटर, 6000 तो छोड़ो, चलो इंडिया में अभी तक आपने जितना भी ट्रेवल किया है, किसी सेलिब्रिटी से मिले हो? बहुत सारे, जैसे कि बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद जी हैं, बॉलीवुड के आप कह सकते हो 90s के लेजेंड हीरो गोविंदा जी। अच्छा, गोविंदा जी से? हाँ, और अभी अंजलि अरोड़ा जी हैं जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। अंकित बयानपुरिया जो भी 75 हार्ड डे से वायरल हुए थे। मासूम शर्मा जी हो गए, हरियाणा में बहुत सारे सिंगर हो गए। कुछ हम एक्टर से भी मिले हैं बॉलीवुड, और भी कुछ बहुत सारे। तो ये मतलब जैसे टीवी पे दिखते हैं वैसे है इनकी एक्चुअल लाइफ में अलग ही कैरेक्टर होता है इनका, सेलिब्रिटी का? भाई देखो आप तो मिले हो क्योंकि, और हम देखते हैं टीवी पे, जैसा टीवी पे दिखता है एक्चुअल में वैसा होता नहीं है। तो बताओ वही बंदा सकता है जो लाइव मिला हो? उसका देखो कारण है सर। अब इनका दिन में बहुत सारे लोग मिलने आते हैं, बिल्कुल, तो उनके लिए अलग होते हैं। जैसे मैं गया था, मान लो मैं सोनू सूद जी से गया, तब मैं स्पेशल मिलने गए थे, कोई इवेंट था या फिर जैसे ट्रैवल? मैंने दिल्ली टू मुंबई रनिंग भी की है, मैं अल्ट्रा रनर भी हूँ, 24 घंटे 12 घंटे। क्या क्या किया हुआ है आपने वो बता दो पहले। एक तो जैसे कश्मीर से कन्याकुमारी साइकिलिंग टूर था 4000 किलोमीटर 40 डेज में। एक गोल्डन क्वाड्रिलेटरल था जो चारों महानगर है इंडिया के, दिल्ली टू मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, वो 34 डेज में साइकिल से था। रनिंग में 21 किलोमीटर, 42 किलोमीटर, 12 घंटे रनिंग, 24 आवर स्टेडियम रन, दिल्ली टू मुंबई रनिंग भी हमने की है। तो वो टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी कवर किया। कोई आपकी रेस स्टार्ट होने वाली दिल्ली से, तो यहाँ से साइकिल लेके दिल्ली कैसे जाते हो? चला के या व्हीकल में? वो तो फिर कार में, या जैसे भी वहीं से स्टार्ट करनी है ना। या हमने रूट जैसे मान लो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल में हमने रेवाड़ी से ही स्टार्ट कर दिया, क्योंकि जयपुर और इसके बीच में आ रहा था ना, तो आखिरी दिन वहां पे आके यहीं खत्म कर दी। तो वो चीज हमारे, जब आप मान लो इंडिया से बाहर निकले साइकिल से, पानी सब जगह आता है, कैसे कैसे? कुछ जगह पानी नहीं भी, जैसे नेपाल भूटान बाई रोड है। अभी हमें जैसे सिंगापुर तक जाना है, तो आप बाई रोड जा सकते हैं, बट दिक्कत क्या है, म्यांमार में सिविल वॉर चल रहा है पिछले 5 साल से ना। उनके राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को बंदी बना के आर्मी रूल कर रही है, तो इसलिए बॉर्डर बंद है। नहीं तो आप बाई रोड यहाँ से म्यांमार होते हुए, बॉर्डर क्रॉसिंग में कोई इश्यू नहीं होता, साइकिल पे निकल जाने देते आराम से? निकलने देते, बट हर कंट्री की अलग अलग लीगल फॉर्मेलिटीज हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत कहाँ पे आई है? मैं कंबोडिया एंटर कर रहा था थाईलैंड से, उन्होंने एंटर ही नहीं करने दिया। क्या बोले? नहीं, पहले बोले कहाँ से हो, देखा पासपोर्ट इंडियन, नो। उसका कारण था कि लाओस और कंबोडिया में ना वर्ल्ड की बेस्ट ड्रग्स उगती है, तो कुछ लोग पिछले साल ड्रग्स की तस्करी करते हुए पकड़े गए थे।
तो उसके बाद उन्होंने थोड़ा स्ट्रिक्ट कर दिया। अगर आप चेकिंग वेकिंग तो होती होगी, पासपोर्ट देख के भी अलाउ नहीं करते? या फिर जैसे मान लो आप साइकिल पे ट्रैवल कर रहे हो, लगेज और सामान देख के हर कोई समझ जाता है कि बंदा ट्रैवलर है। उन्होंने के एक तो रूल्स हैं भाई, आपके पास इतना कैश होना चाहिए, इतना आपके अकाउंट में होना चाहिए। फिर उनको पता है, देखो साइकिल से जा रहा है तो वो कंट्री अभी प्रॉपरली सेफ नहीं है, बीच में चोरी चकारी गरीबी है, तो उनको पता है कुछ मिसहैपनिंग होगी तो वो इंटरनेशनल इशू बनेगा। और कुछ अभी जैसे ड्रग्स की वजह से लोग पकड़े गए थे। अब आप सोचो 1 kg अगर कोई ड्रग्स वहां से चुपचाप ले आए, केजी तो बहुत बड़ी बात है भाई, करोड़ों का काम हो गया। ग्राम में दिक्कत हो जाती है, ग्राम में हो जाते, लेकिन जो ड्रग्स है वो स्कैन नहीं होती ना। जैसे मान लो आप गोल्ड लेके आ रहे हो तो वो तो आपके स्कैनर में पता लगेगा, उनके पास स्कैनिंग मशीन ही है, उससे ज्यादा कुछ ज्यादा होता नहीं वहाँ पे, डोग से ऐसा कुछ नहीं होता। बिल्कुल। तो सपोज करो कोई आधा केजी, एक पाव भी ले आया, हो गया ना आपका 20-50 लाख का काम। तो उसके बाद उन्होंने क्या है, थोड़ा स्ट्रिक्टनेस बढ़ा दी। नहीं तो पहले तो इजीली जाने देते थे। तो वो पब्लिक का कसूर कह सकते हैं, हम उनकी गवर्नमेंट का नहीं कह सकते। जब आपने इंडिया से बाहर ट्रैवल स्टार्ट किया, कितना कैश आप लेके चले थे? भाई कैश तो देखो आ रहा था जा रहा था, बस बच। क्योंकि मेन देखो इशू आता है, हम अदर कंट्री में ट्रैवल करते हैं तो उसी के हिसाब की करेंसी होनी चाहिए, क्योंकि अपने इंडियन रुपीज सब जगह नहीं चलते, कहीं आपको एक्सचेंज करवाने पड़ेंगे। ये आप नेपाल भूटान तक आपके चल जाएंगे। उसके आगे क्या होता है, आप अगर बाई एयर जा रहे हो तो आपको एयरपोर्ट पे हर करेंसी चेंज हो जाती है कि आप इंडियन रुपीज ले जाओ, वहां पे कन्वर्ट करा लो। बट जब आप बाई रोड जा रहे हो तो वहां पे आपको हर जगह मेन सिटी में तो मिल जाएगा, लेकिन बीच का जो पार्ट है, मान लो 200-300 किलोमीटर कुछ नहीं मिलेगा। तो जो डॉलर है वो यूनिवर्सल करेंसी है, तो हम सब जगह चल जाता है। डॉलर आपके पास होगा तो कहीं भी आप चेंज करवा सकते हो, वो यूनिवर्सल करेंसी। चेंज ही करवा सकते हो या फिर रास्ते मान लो आपको कोई ग्रोसरी चाहिए, आप किसी स्टोर पे चले गए, वहां पे डायरेक्ट डॉलर चल जाता है? वहां पे नहीं चलेगा, क्योंकि रीजन क्या है ना, कंपैरिजन बहुत ज्यादा अलग हो जाता है। कुछ चीजें तो मिल जाती हैं आपको डॉलर में, जैसे मान लो आप ऑनलाइन होटल बुक कर रहे हो या कुछ, बट नॉर्मली नहीं मिलेगा, क्योंकि रीजन वो फिर हार्ड कैश डॉलर लेते हैं, फिर आपको ऑनलाइन ही डॉलर पेमेंट करनी पड़ती है? वो तो देखो आप फोरेक्स कार्ड होता है उसके थ्रू भी आप कर सकते हो, लेकिन हार्ड कैश ही होता है, उससे ही वो कन्वर्ट होता है, निकाल के देना पड़ता है। बट उसमें आपके चार्ज बढ़ जाते हैं। पहले आप उसको डॉलर में कन्वर्ट करोगे अपने फोरेक्स कार्ड से, जैसे ICI है, HDFC है, कुछ बैंकों के फोरेक्स कार्ड होते हैं। फिर आप उसको जब निकालोगे तो उसका उनके भाई चार्ज भी तो बहुत हैवी होते हैं। तो आप ये लगा लो पर ट्रांजैक्शन के आपके 1000-1500-2000 रुपए वैसे ही लग जाते हैं। मान लो आपको 500-700 रुपए देने, तो 1000 रुपए बैंक वालों को दो, तब जाके 700 रुपए आगे दो। उससे ज्यादा, जैसे पहले तो मान लो मुझे अपने ऐप पे, मान लो मेरे पास ICI का फोरेक्स कार्ड था, तो उसमें 13-14 करेंसी में उसमें कन्वर्ट कर सकता था। तो उसमें पहले तो मैं उसको रुपीज से कन्वर्ट करूंगा, डॉलर, यूरो, जिसमें भी मुझे करना है। फिर उसके बाद उसमें भी रुपए लगेंगे आपके। क्योंकि मेरे साथ ना अभी हुआ है, लास्ट मंथ मैंने एक ट्रांजेक्शन की थी, कोई चीज परचेज की थी, तो उसकी पेमेंट की थी मैंने अपने HDFC में, मेरा अकाउंट है, $8 की पेमेंट थी। तो अगले महीने उन्होंने 1200 रुपए काट लिए। अब आप $8 को आप वो कन्वर्जन के 90 रुपए के हिसाब से भी लेके चलो तो मैं 720 750 रुपए तक लगा, 400-500 रुपए ऊपर लगा। मैंने 750 रुपए पे किए, तो इस मतलब पैसे देने के 1200 रुपए काट लिए उन्होंने। हाँ यार बड़ा बुरा हाल है तो फोरेक्स का, तो महंगा भी है। लेकिन ये होता है बाहर सुविधाएं भी हैं। अब मैंने फोरेक्स कार्ड यूज ही नहीं किया 5 कंट्री में। अच्छा, फिर कैसे ट्रैवल किया थे? अगर आपको जुगाड़ करना आता हो ना, आप दुनिया में कहीं भी सर्वाइव कर सकते हो। देखो हर कंट्री में, बड़ी सिटीज में इंडियंस है। जैसे मैं नेपाल भूटान में तो इजीली हो जाता है, इंडियन रुपीज चलता है। फिर मैं जैसे म्यांमार बंद था तो उसके लिए हमें बाई एयर जाना पड़ा, वियतनाम हनोई जो कैपिटल सिटी है। तो बाई एयर में साइकिल कैसे हो? पैक करके साइकिल स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में आती है, पूरी होती है या फिर असेंबल के? ना पूरी, वो टायर वायर करके बॉक्स के अंदर होनी चाहिए, सामान का बॉक्स बनेगा। तो उसमें क्या होता है, आप किसी भी एयरलाइंस में आप जा रहे हो तो उसमें आपको स्पोर्ट्स लगे, एड ऑन का ऑप्शन आता है, तो उसमें आपको स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ऐड करनी पड़ेगी, 3-4 हजार रुपए आपके एक्स्ट्रा लगेंगे। क्योंकि लेकिन एक लिमिट होती है ना भाई, 20 किलो से ज्यादा वो फिर आपको रुपए एक्स्ट्रा लेने पड़ते हैं कि उसका। लेकिन कभी भी एयर इंडिया मत करना। हाँ, क्यों? मैंने जब थाईलैंड से वापस आना पड़ा तो एयर इंडिया की फ्लाइट बुक की, उसमें एड ऑन भी किया साइकिल। तो उनकी वर्डिंग ये थी कि आपको 7 kg और 25 kg तो वैसे था। अब मैंने साइकिल ऐड कर दी तो 25 kg मुझे उसका भी मिलना चाहिए था, जो बाकी एयरलाइंस में मिलता है। रुपये तो ले ही रहे हैं, बट उनकी वर्डिंग ये थी, हमने ना केवल आपको स्पेस दिया, वेट नहीं दिया। अच्छा। आखिरी में मुझे अपना 5, 7, 10, 12, 15 kg सामान थाईलैंड छोड़ के आना। और वो जो छोटा उसमें क्या क्या था? उसमें टेंट, स्लीपिंग बैग। बट वहां पे लकीली मुझे जो टैक्सी वाले ड्रॉप करने आए, पहले वाले दिन मैं साइकिल के लिए पैक के लिए बॉक्स लेने गया, तो लकीली उनके फादर इंडियन थे, मदर थाई थी, और वो खुद साइकिलिस्ट थे। अच्छा। तो जब वो छोड़ के चले गए ना, फिर मैंने उनको कॉल करा, बोला ऐसे ऐसे दिक्कत हो गई थी। बोला आप कोई नहीं, डब्बे पे लिख के ना रख के चले जाओ, वो लॉस्ट इन फाउंड उसमें मुझे मिल जाएगा। तो अब वो डब्बा मेरे पास सेफ रखा है, तो वहीं से अब रिस्टार्ट कर। वो वहीं पे थाईलैंड में ही है? हाँ। अच्छा अच्छा। अभी रिसेंटली आप कहाँ घूम के आए हो? अभी रिसेंटली मेरा 5 कंट्री टूर था।
इंडिया से हम नेपाल गए, फिर भूटान, वियतनाम और थाईलैंड। पासपोर्ट पे कितने लग चुके इस टाइम? नेपाल में तो देखो लगता नहीं, नेपाल में तो आप आधार कार्ड से एंट्री कर सकते हो। भूटान में आपकी एंट्री होती है, फिर वियतनाम और थाईलैंड, 3 एंट्री हो गई। अभी रिसेंटली ट्रिप किस कंट्री से कंप्लीट हुई आपकी? थाईलैंड से। थाईलैंड से। खाने का वही दिक्कत हुई होगी सेम, क्योंकि नॉनवेज ज्यादा खाते हैं वहाँ पे। खाने की भी दिक्कत है, बट प्लस वहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत है लैंग्वेज का इशू है। वियतनाम में लोगों को इंग्लिश नहीं आती, थाईलैंड में भी जो बाहर के लोग हैं कुछ लोगों उनको आती है, बाकी नॉर्मली लोगों को, वो तो कमर्शियल हो गया ना बड़ी सिटीज, लेकिन बीच में इंग्लिश नहीं आती। तो मतलब आप किसी अदर कंट्री में ट्रेवल कर रहे हो तो सबसे पहले क्या वहाँ पे इंडियन ढूंढते होगे? इंडियन मेन सिटीज में तो आज के टाइम में इंडियन आपको हर कंट्री में मिलेगा, कहीं पे भी चले जाओ हर कंट्री में इंडियन मिलेगा, और पता नहीं होता कि यार ये इंडियन है ना, पता लग जाता है। वहां पे क्या है, जैसे बाई फेस या फिर लैंग्वेज, बाई फेस का भी आइडिया रहता है, आपको देख के लोग खुद आ जाते हैं। फ्लैग होता है हमारा, तो साइकिल पे उस पे भी देख के आ जाते हैं। प्लस वहां पे बहुत सारे लोग, जैसे इंडियन आप मेन सिटीज में जाओगे, रेस्टोरेंट खोल रखा है, क्लब्स खोल रखे हैं, मतलब एक तरह से पूरी कम्युनिटी बिल्ड कर रखी है उन्होंने वहाँ पे। वो वहाँ पे कम्युनिटी भी, और हम कॉन्टैक्ट निकालते हैं। जैसे वियतनाम में जितने भी योगा टीचर हैं, एरोबिक्स टीचर सब इंडियन है 99%। अच्छा। तो हमने एक का कॉन्टैक्ट निकाला, उससे हमारे पूरे टूर में मिल गया, तो हमारा 4-5 जगह रहने खाने का भी उनकी तरफ से हुआ। इंडिया का 100 रुपये वियतनाम में कितने रुपए के बराबर है? इंडिया का लगा लो 100 रुपये, वहाँ पे आपका करेंसी तो ज्यादा है, जैसे अपना यहाँ पे 1 रुपया होता है, वहाँ पे 300 होता है। बट आप ओवरऑल देखोगे ना, जब यूज करोगे तो वहाँ पे 1 लाख पड़ जाता ना तो आपको लगेगा कि इंडिया सस्ता है, कि वो सस्ता है। पहले अगर आप करेंसी भाई 1 का 300 रुपये, बट वहां जाओगे तो वहां पे नोट चलते हैं 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख। अच्छा। तो वहां पे जो 5 लाख का नोट है वो अराउंड होता है 1700 1750 इंडियन रुपीस, वो यहाँ के 500 के बराबर है। तो मतलब 3 से 3.5, खाली सुनने में अच्छा लगता है। अब मैं वहां खाना खा रहा हूँ, मैं बिल देख रहा हूँ 2 लाख का बिल। क्या खा लिया? मतलब आप सोच के देखो, अगर मैं डाल रहा हूँ भाई मैंने आज 2 लाख का खाना खाया, पागल हो जाए। उस बिल की फोटो खींच के डाली है लोग खाने के लिए, भाई 2 लाख आज मैंने 2.5 लाख का खाना खाया, डाली है, बिल्कुल बिल रखे है मेरे पास 1-2। तो अपने इंडिया से 3 से 3.5 गुना महंगा है वियतनाम। थाईलैंड में आपका 2.7 का रेशियो है, मतलब इंडिया के 10,000 वहां पे, मतलब इंडिया के 27,000 वहां के 10,000। तो जो वहाँ अदर कंट्री में इंडियन के होटल्स खुले हुए हैं, रेट का कितना फर्क है अपने इंडिया के रेट का? देखो पता है, एक तो जो वहाँ का जो ग्रोसरी है तो वो इंडियन रुपीस में ले लेते हैं ना, सेम करेंसी चाहिए उन्हें भी है ना, वो हम जुगाड़ कर सकते हैं। जैसे रीजन क्या होता है, कोई बंदा यहाँ पे रह रहा है लेकिन उसकी फैमिली वाला कोई तो होगा इंडिया में, तो वो ना रेगुलरली बीच में से फादर मदर है, पैसे भेजने होते हैं, तो वो वैसे भेजेंगे, रुपये लगेंगे। तो हम गए, सर एक हेल्प चाहिए, बोले क्या बताओ, हम आपको फोन पे कर देते हैं, फोन पे चलता है ऑनलाइन, फोन पे वहां चलता है, लेकिन फोन पे ही करना पड़ेगा, वहां के उस पे नहीं होगा। अच्छा। तो उनके घर वाला स्कैनर लिया, उस पे फोन पे किया, उनसे वो वहां के VND या जो वहां की लोकल करेंसी उसमें ले लिया, ताकि वो हमारे 1000-1500 रुपए जो हमारे कन्वर्जन वाले वो बच जाए। तो भाई हर कोई ना अपना देख के चलता है, भाई यहाँ मेरे को ना वेस्ट नहीं करना। देखो फायदा नहीं, मैं लंबे टूर पे निकल रहा हूँ तो मुझे पता है 1-1 रुपया जो वेस्ट होगा भाई, क्योंकि छोटे टूर में दिक्कत नहीं है, बड़े टूर में आप कितना भी खर्चा कर सकते हैं, बिल्कुल खर्चा मोटा बैठ जाता है भाई। तो लमसम आप ये लगा लो नॉर्मल, अगर आप अदर कंट्री में हो तो 2 लाख 3 लाख तो आप नॉर्मल मान के चलो, और 10-11 लाख का तो सामान है मेरे पास। मतलब साइकिल वाले का बाकी अलग है। अब जैसे इजिप्ट पे जाते पहले टूर में दिक्कत थी ना, अब जैसे सामान अब सारा घर का हो गया, तो अब तो थोड़ा बहुत चीजें टायर वायर चेंज करने हैं वो होगा, बाकी अब रनिंग कॉस्ट आएगी। पहले क्या था, इक्विपमेंट ही नहीं थी। आप अदर कंट्री में जाते हो, आपने बताया फ्लैग रहता है, किसी कंट्री में ऑब्जेक्शन हुआ फ्लैग के ऊपर? फ्लैग का भूटान में था, क्या बोले हटाना पड़ेगा, नहीं लगेगा? उसमें रीजन ये हुआ कि हमने केवल एक फ्लैग लगा रखा था, क्या तो हम एक तरफ भूटान का रखते एक तरफ इंडिया, तो वो अलाउ कर देते, चलो दोनों कंट्री का। हालांकि भूटान और इंडिया के बहुत अच्छे रिलेशंस हैं। इंडियन आर्मी वहां पे बैठी है पिछले 70 साल से। फिर ये गैप क्यों, मतलब कि भाई सिर्फ एक्चुअली वो जो देश है ना, वो लोकतंत्र अभी फॉर्मेलिटी के लिए बना हो, लेकिन मेन वहां पे अभी राजाशाही है। तो वहां पे होता है जैसे राजा है तो राजा ही सबसे बड़ा है। जैसे आप वहां पे एक संस्था है BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, आर्मी का ही पार्ट है, तो वो रोड कंस्ट्रक्ट करते हैं। जैसे आप लद्दाख के कहीं बाइक से गए होंगे तो आपने बोर्ड देखे होंगे, बिल्कुल रोड का या बहुत जो डिफरेंट चीजें होती है ना टफ एरिया में, वो बनाती है। तो मेरा वहां पे स्पॉन्सर उन्होंने किया था, तो हम उसमें भी रुके ना, तो उनका जो ऑफिस भी है, लगा लो हम ब्रिगेडियर से मिल रहे हैं आर्मी के, तो उसमें पीछे राजा की फोटो लगानी मैंडेटरी है। अच्छा, आपको हर घर में मिलेगी राजा की फोटो, या जो उनकी जो मतलब फिर वो मतलब उन्हीं के रूल रेगुलेशन के हिसाब से फॉलो करने पड़ेंगे, आपको मजबूरी है। और वहाँ पे जैसे उनकी जो लोकल कॉस्ट्यूम है, तो नॉर्मली पीपल आपको वही पहन के मिलेंगे। अच्छा, जो वहाँ के लोकल है, उनको अलाउड नहीं है
मतलब चीजें हैं, वो जाते हैं, मतलब वही है, तानाशाही वाली बात होगी, राजा के हिसाब से चल रहा है सब। चलना पड़ेगा। तो चीजें अलग है। सबसे ज्यादा स्टे आपने किस कंट्री में किया? मेरा हुआ सबसे ज्यादा स्टे बाहर की अगर मैं बात करूं तो थाईलैंड में हुआ मेरा। कितने दिनों की हो? थाईलैंड 1.5 महीने कह रहा हूँ। हालांकि मुझे आगे निकलना था बट थोड़ा बजट इशू आया और कुछ आप लोग। अकेले थे या फैमिली में से कोई साथ? ना अकेले था मैं कंप्लीट। फैमिली से कांटेक्ट कंटिन्यू रहता है? हाँ, वो रोज व्हाट्सएप बात होती है, वीडियो कॉल पे, व्हाट्सएप पे नेटवर्क का इशू नहीं होता क्योंकि सब जगह सेम टावर नहीं चलता, वो कैसे मैनेज करते हो? हम जिस भी कंट्री में एंटर करते हैं हाँ। तो वहां पे लोकल सिम लेनी पड़ती है। तो आईडी का इशू नहीं होता? आईडी ना से ना ही चलती है? पासपोर्ट से मिलता है आपको। पासपोर्ट से वहाँ पे आप पासपोर्ट दिखाओ, उससे आपको वो मिलेगा। और हालांकि मेरे पास नंबर है, उसको अगर मैं इंटरनेशनल में करूंगा तो 3-4 हज़ार रुपये पर मंथ के लगेंगे, और वहाँ पे अगर मैं लोकल सिम लेता हूँ 400-500 रुपये मिल जाता है। और फिर उन सिम का मान लो आप स्टेट क्रॉस कर रहे हो, उन सिम का क्या होता है? कंट्री क्रॉस करते हैं, रख ली, सबमिट करवानी पड़ती ना है? सबमिट कुछ नहीं करानी, वो जैसे आप बाहर निकलोगे ऑफ हो जाती है। वो 1 या 2 महीने का ही उनका पीरियड होता है। वो टूरिस्ट के लिए अलग से सिम आपको देते हैं। जैसे इंडिया में भी कोई आता है ना तो इनके लिए सिम अलग होती है, इनकी जो आईडी लगती है ना। इंटरनेट का कैसे क्या कुछ होता है? क्योंकि आज के टाइम में सब कुछ नेट पे चल रहा है, वो कैसे मैनेज करते हो? उन्हीं सिम से? कंट्री के ऊपर डिपेंड करता है। नेट उसमें होता है, सिर्फ नेपाल में अभी आपका 3G 4G भी नहीं है, 2G चल रहा है। तो आप कहोगे यार इंडिया में आपने जैसे 4G चला लो, अगर मैं नेपाल में स्टे कर रहा हूँ और मेरे को कोई वीडियो अपलोड करनी है तो वो कैसे हो? वहाँ पे वाईफाई भी ऐसा चलता है कि आपके रील अपलोड करने में बहुत टाइम लग जाता है। मेन सिटीज में तो ठीक है। इस मामले में फिर वो कंट्री वियतनाम तो ऐसी जगह रुकने का फायदा है या फिर भाई जल्दी से निकल लो अपने? ना, लेकिन हम तो नेचर को भी तो एक्सप्लोर कर रहे हैं ना। हम केवल अकेली टेक्नोलॉजी को नहीं देख रहे, हम वहाँ के कल्चर को, या वहाँ पे एक्चुअल नेपाल क्या था। अब मान लो आप मेन सिटी में जा रहे हो, वो तो डेवलप हो चुका बिल्डिंग। सबसे अच्छी खातिरदारी कहाँ पे हुई अभी तक? खातिरदारी में मैं बात करूं तो बाहर के देश के अकॉर्डिंग या इंडियन? बाहर के देश, क्योंकि इंडिया का सबको पता है, बाहर के बताओ आप। मैं पटाया रुका, पब्लिक जो बैठी है ना सुनने के लिए, वो बाहर का। मैं पटाया पहुंचा। तो सबसे पहले पटाया में एक तो इंडियंस बहुत है, क्लब भी बहुत सारे इंडियन हो गए। घूमने वाले हैं जो रेजिडेंशियल है वहाँ पे, मिल जाता है इजीली वहाँ पे? अरे बहुत है, क्योंकि कहते हैं ना जैसे कुछ कंट्री होती है जिनमें हम प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते, दुबई उनमें से एक है। मोस्टली आपको इंडियन मिलेंगे दुबई में। अब ऐसे ही थाईलैंड, पटाया, बैंकॉक नाम सुने हुए सभी ने, घूमने भी जाते हैं, लेकिन घूमने के पर्पज से, रहने के पर्पज से वहाँ पे बहुत अच्छी कम्युनिटी इंडियन। लेकिन वहाँ पे रूल ये है कि जैसे आपको बिजनेस करना है ना, तो आपको एक लोकल रेजिडेंस लेना पड़ेगा। तो क्या होता है वहाँ पे कुछ लोगों ने शादी, एक फैमिली मेंबर ने शादी कर ली, और पार्टनरशिप, आपको यहाँ पे शादी करनी पड़ेगी तब जाके आपको। ऐसे ही वियतनाम में भी सेम है। अभी काफी कंट्री ऐसी है जो मतलब ये चीज ऑफर कर रही है। बाकी वर्क वीजा भी रहता है। अब जैसे आप वियतनाम जाते हो, आपको 2 साल का मिल जाता है। जितने भी योगा ट्रेनर्स हैं वो क्या करते हैं, 2 साल के लिए गए, कि अभी तक सिटीजन रूल उनके टफ हैं वियतनाम। ये जितने थाईलैंड के इजी है। थाईलैंड में आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी। 2 साल के लिए गए वर्क वीजा पे, ये एक्सटेंड करवा ले, 2 साल में वापस ही आ जाते हैं। एक्सटेंड करवाते हैं। अगर आप वहाँ पे रहने के बाद आदत पड़ जाती है, वापस आने का मन करता है। कारण है उसका। देखो हर देश अपना अच्छा है, लेकिन वहाँ पे क्या, एक तो साफ सफाई, और आप इंसान को आखिरी में चाहिए क्या भाई, ऑक्सीजन प्योर हो, खाना प्योर हो, ऑर्गेनिक चीजें आपको मिले, ताकि आप बीमारियों से बचे। तो वो चीज अच्छी है। एटमॉस्फेयर किस कंट्री का सबसे अच्छा लगा लोगों के हिसाब से? नेचर भाई यार इतनी साफ जगह, सुंदर है, शांत है, मेन शोर शराबा नहीं है, लोग बिल्कुल जेन्युइन है, किसी से कोई मतलब नहीं है, हेल्प चाहिए हेल्प मिल रही है, ट्रैवल कर रहा हूँ अच्छे से, सब ओके है। भूटान सबसे ज्यादा दिक्कत भी यही है। फ्लैग वाली है, लोग भी। वो तो एंट्री पे हुई ना, लोगों की दिक्कत नहीं थी ना। वो तो देखो जैसे कोई इंडिया में आ रहा है, अब आप इंडिया में पाकिस्तान का फ्लैग लेके आओ तो पहले ही पुलिस उठा ले जाएगी। तो कंट्री टू कंट्री चीजें होती है, और उनका देखो मजबूरी है कि वो राजा के अकॉर्डिंग चल रही है चीजें। तो अगर मान लो राजा निकल रहा है तो सबको गर्दन झुका। में आप ट्रैवल किया है, राजा से मिले हो? राजा से तो इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन वहाँ पे हम बीआरओ जो होता है उनके हेड से मिले थे। इंडियन एम्बेसडर जो होते हैं IFS, उनसे हमारी पर्सनल भेंट हुई थी। और 3-4 दिन में बीआरओ की तरफ से मेरे अरेंजमेंट थे वहाँ पे, गाड़ी का। तो मतलब सब उन्होंने स्पॉन्सर किया हुआ? पूरा नहीं स्पॉन्सर किया। भूटान में क्या है, एक तो महंगा बहुत है आपका, पूरे एशिया में आप जाओगे ना। रीजन क्या है, उन्होंने पर डे का आपका रखा हुआ है, पहले 1200 चार्ज था, अब 1800 कर दिया पर नाइट का। पर नाइट फिर आपको गाइड लेना पड़ेगा, गाइड के आपको 2,500-3,000-4,000 रुपए पर डे के हैं। अच्छा। और अगर आप बाइक या कार से जा रहे हो, मान लो मैं 1 सप्ताह अगर भूटान में स्टे कर रहा हूँ, तो 1 सप्ताह के लिए मेरे को गाइड रखना पड़ेगा? परमानेंट, रोज का उसको चार्ज देना है। और पर डे का 1800 रुपये आपके साथ रहेगा या फिर सिर्फ बताएगा? या वो रहेगा बस रात में सोते वक्त तो अपना चले जाते हैं वहाँ पे, वो खुद के उनके होटल्स में जाते हैं, बाकी पूरे दिन रहेगा आपके साथ। खाना उसका आपको खिलाना। खाना कैसा है वहाँ का?
खाना अच्छा है वो तो, क्योंकि मोस्टली ना नॉन-वेज का है कि भाई खाना नहीं, लेकिन इंडियन रेस्टोरेंट है कि मेन टूरिस्ट इंडिया से जाते हैं ना, मतलब जो बंदा नॉनवेज खाता है उसके लिए तो मौज है सब जगह। क्योंकि हमारे देश में ही है, मतलब बाहर आप निकल जाओ ना, ऑल ओवर वर्ल्ड का लगा लो, जो बंदा नॉनवेज खाता है ना वो पूरी धरती पे कहीं पे भी survive लेकिन करता दिक्कत ये है हम जो नॉनवेज खाते हैं बहुत सिंपल नॉनवेज खाते हैं, भाई उनका तो बहुत ऊपर है, वो क्रोकोडाइल खा रहे हैं। हमारे से तो आप ये लगा लो, हम तो चिकन मटन यहीं तक है, फिश तक है, वो तो पता नहीं क्या क्या खा मैं रहे कह हैं। रहा क्रोकोडाइल स्नेक्स खा रहे, सब खा रहे हैं। कोकरोच को भून के दारू के साथ खा रहे हैं। एक्चुअल में हमने टीवी में देखे ना वो चीजें, तो वो खा रहे हैं। मैं देख के आया हूँ ना, तो आप ये लगा लो वहाँ पे कोकरोच खा रहे हैं, कुछ भी मतलब मिल गया उसका बना के पता नहीं क्या क्या ही बना रखे हैं, सुअर उअर पता नहीं कुछ नहीं छोड़ते, बहुत बुरा हाल है। क्रोकोडाइल को लटका लटका के आप जाओगे ना थाईलैंड दिखेगा। मेन इशू आता है भाई पानी का। पानी में कैसा होता है, मतलब कई जगह पे इतना खारा होता है वहां पे देखो इंडिया में आपको फ्री मिल जाता है पेट्रोल पंप में, मंदिर में, फॉरेन में फ्री वाला कोई सिस्टम ही नहीं है, हर जगह आपको बोतल लेनी पड़ेगी। सबसे महंगी बोतल किस देश की मिली अभी तक? ये तो लगा लो इंडिया से कंपैरिजन करोगे तो वियतनाम की भी महंगी थी, थाईलैंड की भी महंगी थी। कितने लाख की पड़ी बोतल भाई, लाख में चलता है, 1 लाख का 2 लाख। वहाँ पे लगा लो उनकी होगी कम से कम 20 रुपए है वहाँ के, तो यहाँ के तो आपके लगा लो वो 60-70 रुपए हो गए, वो एक लीटर की बोतल। नहीं आप लाख में बात करो हाँ तो वो भी हजारों में हो गई, 20-30 हजार 40 हजार की 40,000 बोतल लेते पानी की हैं। बोतल। हाँ, हर कंट्री वाइज चीजें बदल जाती हैं, रूल्स का अलग है, बहुत अलग है हर कंट्री। एटमॉस्फेयर किसका बेस्ट? जो मैं बता रहा हूँ भूटान, देखो थाईलैंड का भी हर चीज में बेस्ट है क्या? हर चीज में नहीं कहेंगे, पता है मैंने एटमॉस्फेयर वर्ल्ड की पहली कार्बन फ्री कंट्री है वो, कि मतलब उसमें 80% अब भी जंगल है, क्योंकि 3% लैंड है तो पूरा जंगल है, आबादी कम है, तो इस हिसाब से तो ठंड ज्यादा होगी वहाँ पे। हाँ उनकी क्या है, एक तो ऊपर हिमालयन रेंज भी तो है ना, तो उनकी टोटल आबादी 8 लाख है और हो गई थी 12 लाख, 4 लाख घटा दी उन्होंने। अच्छा, अब आप पूछोगे क्यों, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, बताइए। वहां पे नेपाल से लोग आ गए थे काम करने के बाद में, क्योंकि सेम ही कल्चर सब था। जगह ही है हमारे है ना? यहाँ देख लो ना कितने मंगोल वाले आ गए, वो तो ठीक है, उन्होंने क्या करा, जैसे टोटल पॉपुलेशन भूटान की हो गई थी 8 लाख और 4 लाख हो गई थी नेपाल की, तो उन्होंने राजा के सामने डिमांड रखी। अच्छा, कि भाई 2.5 साल प्रधानमंत्री तुम्हारा रहेगा, 2.5 साल नेपाली रहेगा। अच्छा, राजा सोचे तो देश पे कब्जा करेंगे, सीधी बात, रूल बनाया और सबको भगा दो। और अब जैसे इंडिया का 1800 रुपये लगते हैं ना एंट्री करने के पर नाइट के, भूटान के 30,000 है नेपाल के। अगर नेपाल का बंदा भूटान में जाएगा ना तो वो आधे तो वैसे ही नहीं जाएंगे, फिर जा ही नहीं सकते, बहुत अमीर है। 30,000 एक रात का, मतलब आप ये समझ रहे हो लग्जरी। इंडिया का अगर 30,000 वहाँ का लगाओ 1.6 का रेशियो है। इंडिया का मतलब 1 रुपये 60 पैसे, और वहाँ पर मतलब यहाँ का 1 रुपये, वहाँ पे 1 रुपये 60 पैसे, फिर भी आप लगा लो 15-20 हजार रुपया पर डे केवल एंट्री के दे रहे हो, गाइड का अलग है, बहुत महंगा हो गया। आप रोड, ये सिर्फ नेपाली के लिए है, सभी के लिए? हर कंट्रीज के अलग है। यूरोप के लिए $100 है, तो $100 का मतलब आप लगा लो 8,000-9,000 8-9 हो गया। यूरो है वो 100 यूरो है, तो वो 10,000 हो गया। इंडिया के लिए सस्ता इसलिए, इंडिया वहाँ पे रोड बना रहा है फ्री में। अच्छा, बिहारों ने 1960 से रोड बनाया, सब फ्री में बना रहा इंडिया के अपने रोड तो पूरे नहीं हो पा रहे। है, मजबूरी है। आप नहीं बनाओगे चाइना आ जाएगा, चाइना आ जाएगा। अभी क्या ऊपर आपकी एक हिमालयन रेंज है, तो सेफ्टी है, अगर यहाँ पे आर्मी बेस और एयरफोर्स बेस बना ले तो इंडिया की सिक्योरिटी खत्म। और वहाँ पे पेट्रोल मिलता है 60-62 रुपये में, और इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप है, और वही चीज़ इंडिया में 100 रुपये की। अब ये थोड़ी ना हो सकता भाई तेल भरवाने में आ जाएंगे। उसका कारण यही है कि अगर उनको सुविधाएं इसलिए मिल रही हैं कि अगर इंडिया नहीं देगा, देखो राजा है उसके पास कोई बहुत ज़्यादा टूरिज्म से अर्निंग हो रही है, उसके अलावा तो अर्निंग का कोई सोर्स नहीं है ना, छोटा देश है। और टूरिज्म में भी इन्होंने बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगा रखे, तो हर कोई जा नहीं सकता, केवल क्रीमी लेयर के लोग ही जा सकते हैं। हर जगह रुपये है, मतलब आप टेम्पल विजिट करोगे तो आपको 1000 रुपये देने हैं, मतलब फोटो, मंदिर में जाने के भी पैसे देने पड़ते। हाँ, टाइगर नेस्ट एक बहुत फेमस मंदिर है वहाँ का, पहाड़ के ऊपर है, उसमें 1000 रुपये फीस। और उसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, बाहर से आप फोटो ले सकते हो, अंदर फोटो भी नहीं लेने देंगे आप। फिर पैसे दे के किस लिए जाना अंदर? अब गए हो, मतलब है किन का मंदिर? बौद्धिज्म को फॉलो करता है पूरा भूटान है, नेपाल में हिंदू बौद्धिज्म की ये एरिया हो गया। वियतनाम में आप जाओ, थाईलैंड में बौद्धिज्म है, और कुछ आपको क्रिश्चियंस मिले, क्योंकि यहाँ पे फ्रांस ने राज किया था। कितने साल हो गए भाई आपको ट्रैवल करते हुए? भाई इंटरनेशनल तो लास्ट ईयर ही हमने किया है 5 कंट्री का, उससे पहले इंडिया में किया है। पिछले 1 साल में 5 देश हो गए। हाँ, और अपने इस देश को घूमने में आपको कितना टाइम लगा था?
अपने इस देश में से मैंने 2 टूर किए, तो यहाँ पे मैंने इंडिया में लगा लो 100-150 दिन ट्रैवल कर चुका हूँ मैं, रनिंग या साइकिलिंग के मीडियम से 150 प्लस हाफ ईयर। स्टार्ट कब किया था, कितना टाइम हो गया? भाई स्टार्ट हमारा कोविड के टाइम में हुआ था 2020 में। कोविड खत्म होते ही आप निकल दिए साइकिल ना लेके? कोविड के टाइम नहीं हुआ था। अच्छा। मैंने 3 मार्च को स्टार्ट किया। हाँ। साइकिल से मैं पहुंचा 2100-2200 किलोमीटर की राइड करके कर्नाटक में हुबली और हावेरी एक जगह है। तो हावेरी पहुंच गया था, लेकिन हुबली में एयरपोर्ट था 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर पहले। कोविड की लास्ट डेट कब थी जब लॉकडाउन हुआ था, आपको याद है? 23 मार्च। 23 मार्च से 2 दिन के लिए खुला था। 22 को ये पता लग गया था कि 23 से लॉकडाउन लग जाएगा। 22-23 के बाद ये फिक्स कर दिया था, 2 दिन का गैप दिया था, 1 दिन का, और फिर 24 से कंप्लीट लॉकडाउन था। हाँ। तो मैं 23 की रात, मतलब 24 की सुबह हो गई थी, 1-1:30 बजे मैं दिल्ली पहुंचा। टूर बीच में छोड़ के आना पड़ा मुझे, क्योंकि रोटरी वालों को पता लग गया था कि कुछ बड़ा होने वाला है और इसमें फंस जाओगे आप। हाँ। और 3 महीने वहां पे मैं करता भी क्या, कि होटल सब कुछ बंद हो गए थे। सही बात है। तो आप मानोगे नहीं, मैं रातों रात फ्लाइट बुक करके हम वापिस आए होंगे। 24 की रात में हम, मतलब 24 की सुबह आप कह लो 1-2 बजे मैं यहाँ पहुंचा हूँ। तो वो जो कोविड का पीरियड था मेरे लिए, आप कह सकते हो कई बार आपका लाइफ का कोई ड्रीम है अचानक से टूटे जब आप इतनी आगे पहुंच गए। बट हमने उसको पॉजिटिव लिया कि भाई फ्यूचर में फिर मौके मिलेंगे, जाने तो जान है। अभी आपका अपकमिंग प्लान कहाँ का है, मतलब जहाँ का आपने बना रखा है मेरे को इस कंट्री में जाना है, या फिर जैसे अपने लोकल में? कंट्री तो देखो सारी करेंगे, 150-200 जितनी है, धीरे धीरे जो पॉसिबल है, 150 तो आराम से है। अभी हमारा जो प्लान था, तो हम वहीं से पहले एशिया की कंट्री कर रहे हैं। जैसे वहां से हम थाईलैंड वापस जाके रिस्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट कहाँ का होगा? थाईलैंड से मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ताइवान, हांगकांग, श्रीलंका, मालदीव, वहीं से क्रॉस करते हुए निकल जाओ। इंडिया के पासपोर्ट का हमें हिसाब देखना है ना, हर जगह आपको ई वीजा नहीं मिलेगा, वीजा ऑन अराइवल नहीं है। ये कंट्री हो गई। मोस्टली कंट्री ने तो अभी फ्री कर दिया है ना, नहीं क्या? तो ये खाली दिखा, इन कंट्रीज में तो है, इन कंट्रीज में है। जैसे मलेशिया का फ्री है, थाईलैंड का फ्री है, तो एंट्री इजीली हो जाती है बॉर्डर से ना। एंट्री तो हो जाती है, पर हर कंट्री के रूल है, मतलब फाइनेंशियल के रूल होते हैं कुछ। आपसे डॉक्यूमेंट, जैसे आप सिंगापुर जाओगे, आपको एडवांस में आप 6 दिन। डॉक्यूमेंट में क्या क्या मांगते हैं भाई? हर कंट्री में डिफरेंस है। कई जगह तो आपके ITR तक मांग लेते हैं। अच्छा। कई जगह आपका करंट बैलेंस हो। मान लो मैं ITR फाइल नहीं कर रहा आज के टाइम में, मेरे को ट्रैवल करना है, लेकिन मेरे आपको बैंक स्टेटमेंट दिखानी पड़ेगी भाई, 5-7 लाख का, 4-5 लाख का ट्रांजैक्शन है, और मतलब अभी बंदे के पास मोटी अमाउंट है अगर बैंक में, बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस जरूरी है। मान लो अब आप मलेशिया एंटर करते हो, तो वहां पे आपका मिनिमम $1000-1500 आपके हाथ में होने चाहिए, और इतने आपके अकाउंट में भी दिखने चाहिए, ताकि उनको लगे कि भाई ये बंदा जाएगा, खाएगा पिएगा और निकल जाएगा। पैसे नहीं होंगे तो क्या करेगा, क्राइम करेगा। और एडवांस बुकिंग मांगते हैं सिंगापुर में, तो अगर आप 5 दिन भी रुक रहे हो ना, तो आपको एडवांस होटल की बुकिंग देनी पड़ेगी। आपको दिखाना पड़ेगा कि आप कहाँ स्टे करोगे, क्या क्या, मतलब पूरा रूट उनको पूरा बना के देना पड़ता है, पहले बताना। एडवांस में आपको बुकिंग करनी पड़ेगी। मतलब काफी वो है, मतलब हेक्टिक है ये सारा। यही तो मेन हेक्टिक है। साइकिलिंग तो इजी है, मजे भी सारे भाई इसी के ही हैं। अब आप सिंगापुर जाओगे, आप कहोगे कहाँ फंस गया मैं, वहां पे अगर आपने चिंगम खा के फेंक दी ना, फाइन है, स्प्लिट कर दिया। ये सारे देश इसी चीज में तो अच्छे, मतलब आगे हैं इन्हीं कारणों से, क्योंकि वहाँ रूल स्ट्रिक्ट है भाई। बिल्कुल भाई, किसी भी देश को देखो आगे बढ़ना, चाहे वो इंडिया हो या कोई भी हो, जब तक वो स्ट्रिक्ट नहीं होगा ना, तब तक आगे नहीं बढ़ सकता। रूल ये हो कि रूल से ऊपर कोई ना हो, अगर गलत किया है तो गलत किया, उसको सजा मिलेगी, चाहे कोई सारी चीजें बाद में, लेकिन भाई रूल फर्स्ट है, जो है वो है। तो सिंगापुर का पासपोर्ट इतना स्ट्रॉन्ग है, 193 कंट्री में फ्री एंट्री है। अच्छा, जब आप बॉर्डर क्रॉस करते हो, कहीं पे पैसे भी देने पड़े? ले लेते हैं, वो तो कंबोडिया में मांगते हैं या फिर मांगते नहीं है, वो क्या फीस नहीं है, फीस तो जो ऑनलाइन आप भरोगे वो भरोगे ही। उनका क्या, जो आपका वहां पे कटेगा, मान लो $40 है, 50। अब उनको ये होता है कि एंट्री में जानबूझ के वो अडंगे अड़ाते हैं कि ये अलाउड नहीं है, ये नहीं है। अब आप सोचोगे मैं वापस जाऊंगा, ये होगा, क्योंकि टाइम लिमिट था वियतनाम में, हर कंट्री में आप 1 महीने 2 महीने का आपको टाइम मिलता है टूरिस्ट वीजा के लिए। फिर आप सोचोगे कोई एजेंट ढूंढोगे, भाई यार करवा दे, तो वो कहेगा भाई $50-100 दो, मैं एक्स्ट्रा लगेंगे आपको। जब बॉर्डर पे चेकिंग होती है तो वो अपने लेवल पे खाली डॉक्यूमेंट चेक करके आपको जाने देते हैं, या फिर कॉल वॉल करके एम्बेसी या इनमें भी पता करते हैं? क्योंकि अदर कंट्री का बंदा अगर हमारे कंट्री में एंटर हो रहा है, तो बात आप ये लगा लो कि जैसे हम इन्फॉर्म करते हैं अपनी एम्बेसी में कि सर मेरे को ना वहां जाना है, कई बार क्या वीजा में इशू हो जाता है। वो क्या होता है, आपका वीजा देखते हैं, तो वीजा का क्या है, गवर्नमेंट का भी कोई डाटा होता होगा, तो वो उससे मैच होना चाहिए। अकेला वो नहीं कि पासपोर्ट तो कोई भी डुप्लीकेट बना सकता है, बिल्कुल, तभी तो वो मैच होता है तो ही वो एंट्री देते हैं। और दूसरा क्या, अब जैसे मैं 4-5 कंट्री कर चुका, तो धीरे धीरे ट्रैवल हिस्ट्री बनती चली जाएगी, तो उसके बाद आप इजीली यूरोप का कर सकते हो। नहीं तो यूरोप में डायरेक्ट वीजा मिलता नहीं, पासपोर्ट में पीछे का वो देख लेते हैं, अभी बंदे ने देख ले, मान लो उनको आइडिया लग जाता है भाई, बीच के पेज में करे तो वो चेक कर लेते हैं कि आप कहाँ घूम गए।
अगर आप देखो जापान चले गए या बड़ी कंट्री सिंगापुर हो गया जिसकी वैल्यू अच्छी है, तो वो वैसे एंट्री ही नहीं देते वहां पे। अगर आप एंट्री कर पा रहे हो ना, तो आपकी फाइनेंशियल और सारी चीजें क्लियर हैं तभी कर पा रहे हो, तो इसलिए आपको फिर आगे इजी हो जाता है। मेडिकल भी मांगते हैं क्या? अभी तक मांगा है किसी ने भी आपका मेडिकल? इनमें तो नहीं मांगा, लेकिन कई जगह आपको इंश्योरेंस रखना पड़ता है, ट्रैवल और मेडिकल इंश्योरेंस मैंडेटरी है। मैंडेटरी है क्योंकि वो तो मांगते हैं भैया। यूरोप में भी आप जाओगे तो मैंडेटरी है काफी कंट्रीज में। तो कंट्री वाइज डिपेंड करता है, हर कंट्री का अलग रूल्स हैं, उसके हिसाब से आपको वो चीजें देखनी पड़ेंगी। फैमिली बैकग्राउंड कैसा है भाई अपना? कौन कौन है फैमिली में? पापा हैं एक्स सर्विसमैन है एयरफोर्स से। अच्छा। मदर हाउसवाइफ हैं, ब्रदर टीचर हैं और सिस्टर हैं वो छोटे हैं आपसे? बड़े हैं। बड़े। हाँ, सिस्टर अकाउंटेंट है। मतलब आप इजीली ट्रैवल कर सकते हो क्योंकि कुछ ना इजीली तो नहीं है, फैमिली बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग नहीं होता कि भी बंदा अफोर्ड कर पाए। क्योंकि देखो घूम फिर के बाद फिर वही पैसे पे आ जानी है, खर्चा तो चाहिए। अब घर वाले अलाउ नहीं करते या फिर वही कुछ सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि भाई मैं यार करना तो चाहता हूँ लेकिन पॉसिबल नहीं ना, रीजन ही होता है। जैसे फैमिली है तो पीछे तो कुछ था नहीं, उन्होंने खुद ही जो किया है। मान लो विलेज महेंद्रगढ़ है लेकिन यहाँ पे प्लॉट भी लिया, बनाया। तो एक्स सर्विसमैन के पास इतना ही आता है, जो आया वो घर ले लिया, बना दिया, शादी ब्याह में लगा दिया, और बाकी ये कि पेंशन से उनका मैनेज हो रहा है। तो उनसे हम बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। बाहर आप देखो खर्चा है वो 4 गुना है। तो इसलिए जितने भी मेरे इवेंट होते हैं तो हम 80-90% स्पॉन्सर ढूंढते हैं जितना हम कोशिश कर पाते हैं। इंडिया में ट्रैवल करते टाइम आपको ट्रैवलर अपनी ही तरह ट्रैवल करने वाले लोग ज्यादा मिले या बाहर आप गए तब ज्यादा मिले? क्योंकि हम अकेले ट्रैवल नहीं कर रहे, अब ये लगा लो दुनिया ट्रैवल कर रही है भाई। मेरे जैसे बहुत लोग हैं जो सड़क पे है आज के टाइम में। तो ऐसे इंडिया में ज्यादा मिले, बाहर मिले? इंडिया में कोई मिला है? बाइक कार वाले तो काफी मिलते हैं रास्ते में, बाइकर तो मिलते हैं, साइकिल वाले कम ही मिलते हैं। बाहर आपको साइकिल मिले हैं? कोई भी पैदल ट्रैवल कर रहे हैं? मिल सकते हैं, बट इंडिया में आजकल हिच हाइकिंग ऐसी हो गई भाई, खड़े होके हाथ दे दो कोई भी बैठा लेगा, मोस्टली बैठा लेते हैं। घूम रहे हैं, इंडिया में घूमना इजी है। इंडिया में आपको ज्यादा मिले क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन ज्यादा है। यही बकायदा बाहर जाओगे तो आपको मिलेंगे, लेकिन बाहर क्या है फॉरेनर्स मिल रहे हैं। मुझे कनाडा से मिले, एक मैम थी वो स्पेन से साइकिलिंग कर रही थी। अच्छा। तो वहाँ पे प्रॉपर साइकिलिस्ट वाले आपको बहुत मिलेंगे, और उनका ये होता है साल का फिक्स है, वो 50-50 कंट्री घूम चुके हैं कि भाई लाइफ जी ली, अब एक्सप्लोर करना खुद के लिए, मतलब पीसफुल और मतलब अपने आप को पूरा टाइम दे रहे हैं वो लोग। तब एक सर थे वो रिटायर्ड थे। तो उन्होंने क्या करा, इलेक्ट्रिक साइकिल ले ली। अब बीच में पैडल मार रहे, जहाँ गड़बड़ लगे भाई देखो हेल्थ का भी तो है ना सर। मेन चार्जिंग का इशू आता है पेट्रोल पंप पर, जैसा आगे आपने बताया वहां पे चार्ज हो जाए ना। अगर आपके पास बजट है ना तो आप होटल लीजिए, होटल में आप चार्ज कर सकते हो। यहाँ पे हॉस्टल की बहुत अच्छी सुविधाएं हैं बाहर। हाँ, हॉस्टल आपको मोस्टली, लेकिन वो मिलेंगे मेन सिटीज में, बीच में नहीं मिलते। बड़ी सिटीज में आपको दिक्कत नहीं। कभी किसी कंट्री में ऐसा हुआ है कि आप कंट्री के अंदर तक ना जाके बाहर से रूट से ही आप दूसरे देश में चले गए हो? क्योंकि कई बार ऐसा होता है, मान लो आपको जाना है कि यार मेरे को ना ये कंट्री बीच में आ रहा है और ये क्रॉस करना है, वो हुआ है बिल्कुल। जैसे हम ऑफ रूट हो जाता है जो थाईलैंड से हमें आना था कंबोडिया, कंबोडिया से लाओ ना, वियतनाम से हमें जाना था कंबोडिया, फिर वहां से लाओस और लाओस से थाईलैंड। क्योंकि उस टाइम कंबोडिया और थाईलैंड का अब भी वॉर चल रहा है टेम्पल के लिए, हिंदू टेम्पल है 12th सेंचुरी का। अच्छा। तो हमारा ये था कि डायरेक्ट एंट्री इनसे तो मिलेगी नहीं, कंबोडिया थाईलैंड से, तो आपको पहले लाओस जाना पड़ेगा। बट कंबोडिया ने ही एंट्री नहीं दी। अब मेरा प्लान था, मेरा जैसे 30 डेज का वीज़ा है, मैं आखिरी दिन खड़ा हूँ कंबोडिया बॉर्डर पे। अच्छा। तो उनसे पहले मैंने पूछा, मैं बोला मैं एग्जिट कर दूं, क्योंकि बीच में ना हर कंट्री के बीच में एक एरिया होता है एक्सचेंज का, या जो आपका 500-700 मीटर, आधा किलोमीटर का एरिया आपको मिलेगा हर कंट्री में। इधर इनका चेक पॉइंट है, इधर उनका है, बीच में वो खाली रहता है जिसमें चेक करते हैं सब कुछ, तो उसमें आप जा सकते हो। तो पहले मैं बोला अगर मैं एग्जिट कर दूं और मुझे वहां पे एंट्री नहीं मिली, मैं तो फंस गया। फिर क्या करूंगा? क्या तो फिर मैं ई वीजा अप्लाई करूं, बीच में होटल वोटल तो कुछ नहीं है, खाने का कुछ नहीं है। वीजा मिलने में कितना टाइम लग जाता है? मान लो आप, कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। जैसे वियतनाम का ई वीजा है सपोज करो, तो मैंने उनसे पहले पूछा जो ऑफिसर थे, सर कैन आई गो एंड आस्क पहले कि आगे मुझे एंट्री देंगे साइकिल पे, नहीं देंगे फिर मैं एग्जिट करूंगा। बोले ओके। अब मैं गया, उन्होंने मना कर दी। 15-20 मिनट, आधा घंटे हम लगे, कोशिश की, फिर आखिरी में वापस आया तो मेरे बॉर्डर पे ही आपको हो जाता है क्या? बॉर्डर पे, हाँ बॉर्डर पे हो जाता है। कंट्री टू कंट्री है। जैसे कुछ कंट्री का तो है, जैसे ई वीज़ा चाहिए एडवांस में आपको वियतनाम का, आपका कुछ कंट्री का फ्री वीज़ा है, कुछ का जैसे अब आप जापान जाओगे, चाइना जाओगे, तो वीज़ा आपको एडवांस में लेना पड़ेगा।
अब मान लो भाई मोस्टली लोगों को ये नहीं पता भाई, मेरे को मान लो यहाँ से वियतनाम जाना है तो मैं वीजा कैसे अप्लाई करूँ, ऑनलाइन या फिर मेरे को वीजा एम्बेसी या कहीं जाना पड़ेगा? ना एम्बेसी से घर बैठ के हो जाता है इजीली, ऑनलाइन कर सकते हो। हाँ, कुछ अच्छी वेबसाइट्स हैं वो आप सर्च कीजिए, जैसे हमने भी 1-2 आजमाई, तो उसमें आप ई वीजा अप्लाई कीजिए। कितना मतलब अमाउंट लग जाता है? वो अपना ज्यादा नहीं, 200 400 500 रुपये 1000 रुपये में आपका कर और जो मिलता है वो कितने दिन का मिलता है? वो आपके ऊपर है भाई, 1 महीने का लेना है 2 महीने का, हर कंट्री के ऊपर कंडीशंस अलग अलग, कंट्री टू कंट्री वेरी करेंगे। 1 महीने का मैंने लेना है तो कितना फीस बताया आपने? 200 और वियतनाम की तो थी 3100 रुपये। ओके, हर कंट्री का अलग होता अलग है, अलग है। नॉर्मली 3000 4000। और वीजा के टाइम पे मान लो मेरे को थाईलैंड जाना है तो होटल की प्री बुकिंग तभी करनी पड़ेगी या वहां जाके? थाईलैंड में तो ऐसा नहीं था, थाईलैंड में तो वीजा तो फ्री है, कंट्री टू कंट्री चलता है, चेंज होगा, हर कंट्री में अलग है। हर कंट्री में जो पुराना ज्ञान है वो काम नहीं आएगा, अलग ज्ञान चाहिए आपको। थाईलैंड में क्या था, घूमना भी आसान नहीं है। ना इंडिया आप खुद की कंट्री में घूम लोगे, बाहर आसान नहीं है। बाहर के जैसे आप थाईलैंड का बताओ तो वहां पे जब एंट्री करोगे तो आपको एक ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ता है। हालांकि वीजा तो फ्री है इंडियंस के लिए, मलेशिया इनने फ्री कर रखा है। अब उसमें आपसे वो पूछेगा कि आप डालो होटल कहाँ आप रुकोगे। अब हमने तो बुकिंग कर नहीं रखी, अब वैसे आप करोगे तो 2 दिन लगे या मिले ना मिले, कि अभी कार्ड वार्ड प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा था, तो उसमें नेट पे सर्च किया, बोगस डाल दिया, हो गई एंट्री, चलो अब मैं कहीं रुक जाऊं। इंडिया में सबसे ज्यादा स्टे आपने कहाँ किया, किस स्टेट में किया? इंडिया में सबसे ज्यादा स्टे तो आप कह सकते हो कि मेरा ये वाला रूट सबसे ज्यादा रहा। कश्मीर से कन्याकुमारी भी मैंने किया, तो जैसे गुजरात का, राजस्थान का पार्ट काफी रहा, तो ये वाला एरिया सबसे ज्यादा। महाराष्ट्र किस स्टेट का है? खाना हर स्टेट का अच्छा है, हर जगह अलग चीज खाने को मिली। जैसे राजस्थान में आपकी दाल बाटी हो गई, साउथ ये जैसे हम यहाँ पे जो डोसा खाते हैं उसमें वो मजा नहीं है। साउथ में आप एक्चुअल में जो रेसिपी है उन्हीं की है, वही जो मसाला डालते हैं, और वहां पे आप रेडी पे भी खाओगे ना, आप कहोगे इससे अच्छा है। तो वो जगह की भाई वो चीज ही वहीं से निकल के आई। और मैं ये कहता हूँ हर जगह का खाना अच्छा है, लेकिन आप वहाँ का लोकल फूड खाने की कोशिश, जैसे महाराष्ट्र गया वड़ा पाव खाओ, मिसल पाव खाओ, ऐसी। क्यों हमारे यहाँ मिलता ही नहीं है ये, आप अगर वहां जा रहे हो तो मिल भी रहा है, लेकिन वो जो क्वालिटी है ना वो वहीं मिलेगी आपको। गुजरात में फेमस है 1-2 जगह, वहाँ पे नमकीन फेमस है, उनकी वर्डिंग ये होती है कि ये नमकीन पूरे इंडिया में कहीं बना लो आपको ये टेस्ट नहीं आएगा, ये पानी की वजह से भी आता है, पानी का पीएच है जगह के साथ। और सूरत आप चले जाओ, वहाँ पे मैंने देखा 700 टाइप की अंडों की वैरायटी, 700 अंडे। उन्होंने क्रिएटिविटी की, डोसा गुजराती फॉर्म में बना दिया, उसमें भी क्रिएटिविटी चल रही है, तो उन्होंने बहुत ज्यादा एक्सप्लोर किया। गुजरात में आपको इंडिया में जब आप ट्रैवल स्टार्ट किया तब से लेके अभी तक इंडिया फैमिली के साथ कहीं स्टे किया? फैमिली के साथ बहुत सारी जगह भाई, किसी ने वो अप्रोच किया हो आपको? अप्रोच भी है, रोटरी क्लब वाले भी हैं, बहुत सारी जगह। हमारा मोस्टली जितनी भी बड़ी सिटी, कई लोग तो सोचते हैं कि घर में रखेंगे डिस्टर्ब होंगे, परेशान है, खाली जैसे थके आ रहे आए हैं, कि देखो घर में तो बातें नॉइस रहेगी, तो कई लोग तो सोचते हैं कंफर्टेबल के लिए हम होटल में कर दें। 1% का भी झिझक आई है यार, मैं सो रहा हूँ, सो तो जाऊंगा, पता ना पीछे से कि कुछ ना, हम ऐसे नहीं रुकते किसी के पास। जैसे मान लो कोई रोक रहे, क्या तो वो ट्रैवलिंग वाला मिलेगा, या मान लो उसकी कोई आईडी ली, कुछ प्रोफाइल में देखो तो सही ना, आइडिया लग जाता है। और उसमें भी क्या होगा, हमारा एक ग्रुप रहता है, जैसे पापा से कनेक्टेड रहते हैं, उसमें लाइव लोकेशन चल रही होती है, जहाँ रुक रहा हूँ, जिसके पास रुका वो नंबर एक ग्रुप बना देते, उसमें हम ऐड करते हैं बाकायदा, ताकि कहीं कोई दिक्कत आए। वालों को मतलब आप अपनी उनके पास रहती है, लोकेशन रहती है, ताकि सेफ्टी रहे। और उसको आज के टाइम में देखो फोन है, वो कहीं ना कहीं सिम से आपकी सारी चीजें निकल जाती है, लोकेशन निकल जाती है भाई, रिसेंट और लास्ट सारी निकल जाती है। और इंडिया में तो आप मंदिर गुरुद्वारे आपको इतने मिल जाएंगे, आप पुलिस स्टेशन चले जाओ, जहाँ पे भी आपको पुलिस स्टेशन दिखे, आप कहो सर मुझे एक हेल्प चाहिए, यहाँ पे मैं टेंट लगा लूं, बल्कि वो खुद ही कहेंगे भाई कोई नहीं टेंट मत लगाओ, हम आपका करवा देते हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत कहाँ पे आई इंडिया में ट्रैवल करने में? इंडिया में साउथ में था, थोड़ा लैंग्वेज इशू था, और थोड़ा कि वहाँ पे बीच में लोगों को कुछ भी नहीं आता बोलने। क्योंकि मैंने ना अभी रिसेंटली कुछ क्लिप्स देखी, कुछ रील वायरल हो रही थी कि वो जैसे साइकिल से ट्रैवल करने वालों को जैसे भगा रहे हैं या धुतकार रहे हैं। भगा तो नहीं रहे, बट एक दिक्कत ये है कि एक तो जैसे हमारे इंडिया में ना स्पेशल रोड नहीं है, जैसे आप यूरोप में जाओगे तो साइकिल ट्रैक्स हैं, तो सेफ्टी का इशू नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, आप जब साइकिल हाईवे पे चल रहे हो, ट्रक चल रहे हैं, गाड़ी चल रही है, कोई 100-80 से कम की स्पीड पे नहीं होती, तो लोग ना साइकिलिस्ट को कोई वो नहीं मानता, वो तो अगर दिख भी गया ना तो ब्रेक की जगह रेस देके भाग जाते हैं ऐसे। तो सेफ्टी का बड़ा रोड पे ज्यादा दिक्कत है। वैसे एक जैसे आपने लैंग्वेज का बताया, आपने फेस किया? क्योंकि अभी काफी दिनों से देख रहा हूँ भाई, जैसे महाराष्ट्र में है तो भाई मराठी बोलो, मराठी आनी चाहिए, साउथ में हो तो आपको तमिल या कन्नड़ आनी चाहिए। साउथ ऐसा हुआ है आपके साथ? साउथ में होता है, साउथ में क्या आपको डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्योंकि अपनी जो कलर टोन है, बॉडी टोन है, वो अलग है।
तो वो वहाँ पे हमारे यहाँ की हिंदी तो खड़ी आपको भाषा है। अलग देश का मानते हैं, वो हिंदी अच्छा। बोलेंगे और हम तेलुगु, ऐसे रहता है उनका थोड़ा है, लेकिन भाई मोस्टली ट्रैवल करने वाले लोगों के ना काफी सवाल होते हैं। बिल्कुल जी। मैक्सिमम मैंने आपसे आज कर लिए, फिर भी लोगों के सवाल जवाब देखो चलते रहेंगे, ये कभी खत्म नहीं होने। तो भाई जिसके भी जो भी सवाल हैं जवाब भाई से मिल जाएंगे आपको। मैं भाई का हैंडल डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप कमेंट कर देना या फिर डायरेक्ट भाई के प्रोफाइल पे जाके आप मैसेज कर सकते हो। अगर आप अपनी कहानी बताना चाहते हो तो मैं तैयार हूं, अगर आप तैयार हो तो मंच पे आओ, बताओ। दुनिया तैयार बैठी है सुनने के लिए, बताने वाला होना चाहिए। जो भी भाई इस वीडियो को देख रहा है चैनल को सब्सक्राइब कर देना। उससे पहले अगर किसी भी भाई को कुछ पूछना है, पूछना तो चलो आपसे चलता रहेगा। मैं आपसे ही भाई एक बात पूछता हूं, जितने भी बंदे ट्रैवल करते हैं या जो भी ट्रैवल करना चाहते हैं उनके लिए अगर कुछ आप कहना चाहें तो। देखो सबसे पहली चीज तो जो हम ट्रैवल कर रहे हैं, ये एक्चुअल ट्रैवल तो यही है, एक्चुअल ट्रैवल यही है, लेकिन इसमें ना आपको बहुत कुछ चीजें छोड़नी पड़ेंगी। जैसे अभी आप कपड़े हैं घर में, आप 3-4 जोड़ी 2 जोड़ी नॉर्मल बदल लेते हैं, ट्रैवल में इतने कैरी कर नहीं मतलब सकते भाई, साइकिल में वैसे नहीं कर सकते। नहीं कर सकते तो बिल्कुल। आपको अगर ये चीजें करनी है तो आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। रोज वेदर चेंज है, कल्चर चेंज है, खाना चेंज है, कहीं आपको खाना भी नहीं मिल रहा। एक्चुअल में लाइफ जीनी है तो अगर आप जितना ग्राउंड वर्थ होगे ना, हाँ। जितना मतलब समझो दुनियादारी से दूर, तो आप इजीली कर लोगे। बिल्कुल। अगर आप मोमाया लेके चलोगे नहीं कर सकते, तो फिर नहीं कर सकते भाई नहीं कर सकते भाई। फिर वो है ना, वो दिखावा हो जाता है एक तरह से, मोमाया ट्रैवल छोड़ का के, नाम हो जाता है। मोमाया छोड़ के खुद से और नेचर से जुड़ के अगर करना चाहो तो आप कर सकते हो, कि धूल मिट्टी ये सब एक प्यार है हाँ हमारे लिए। पैंचर हो रही वो भी एक प्यार है, वो भी इससे मान लो एक तरह से ठीक है, अच्छा नहीं लग रहा लेकिन मजबूरी है। बिल्कुल। तो इसमें आप अगर कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं और विलिंगनेस है, जिद्दीपन है, तो आप कर पाएंगे। और रिवार्ड आपको ये मिलेगा कि आपको एक बहुत अच्छी जियोग्राफी की नॉलेज हो जाएगी, प्रैक्टिकल ह्यूमिडिटी क्या होती है, वेदर क्या है, भाई पहाड़ों क्या है, जिसको कुछ Practical नहीं पता knowledge। ना, वो सब कुछ जान जाएगा। कम टाइम में सीखने का बेस्ट लेकिन तरीका बात है। ये है कि भाई घर से निकलो, जब तक निकलोगे नहीं तब तक कुछ नहीं होगा। तो ये नहीं कि भाई अभी मूड बना है मैं घूमने जा रहा हूँ, शाम को घर पे आगे ना, घूमना नहीं है भाई। ये एक मैसेज भी आपको स्ट्रेस फ्री रखिएगा। और मैं सबसे कहना चाहूँगा, जीवन में ठीक है प्रोफेशनली ना करें, लेकिन अपने साल में अपना 5-10 दिन का एक रूटीन हो जिसके आप खुद के लिए काम करें, मेंटल हेल्थ के लिए काम करें और घूमें, ताकि आपको एक्चुअल में पता लगे दुनिया में क्या चल रहा है। अपने आप को टाइम दो और तभी आपकी ग्रोथ होगी और आप जी पाएंगे। नहीं तो भागम भाग में आ रहे हैं जा रहे हैं, वो तो सभी कर रहे हैं, ये तो चलती रहेगी, जिंदगी है। लाइफ निकल जाएगी भाई और सपने अधूरे रह जाएंगे। पूरा करना है तो वही देखो निकलना पड़ेगा, जब तक निकलोगे नहीं तब तक होगा नहीं। ये भाई मैं घर से कह रहा हूँ, ये देश से निकल चुके हैं ये देश से निकल चुके हैं। अब आगे का आप देखते हैं कहाँ तक अभी तो जाएंगे। अब दुनिया धरती बहुत बड़ी है अभी तो। में रहेंगे, दुनिया चांद पे जा चुकी है। ये जो धरती गोल है ना, तो ये भाई गोलाई पे चल चुके हैं, ना ये सपना है मेरा। देश कर चुके हैं। और आप देख लेना, इनकी प्रोफाइल से जुड़ोगे ना तो पता लग जाएगा। बाकी मैं भी डालता रहूंगा, भाई से मिलते रहेंगे। जो भी बंदे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। अगर आपका कोई सवाल है तो बिल्कुल डालो, भाई बैठे हैं, मैं बैठा हूं। और भाई मिलते रहते ट्रैवलर, उनसे भी आप पूछ सकते हो। टच में रहोगे तो फायदे में रहोगे, ठीक है। और बाकी काफी अच्छा लगा आज भाई से मिलके। Same here। तो भाई आपको आपका जो भी मतलब फ्यूचर का प्लान है उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। ठीक है, ठीक है भाई। आज का वीडियो मैं यहीं पे खत्म करता हूँ, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। राम राम। राम।